एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर में। दोस्तों, सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 के लिए हमारा ये सीरीज चल रहा है और आज उस सीरीज का 13वां दिन है। और इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में काफी कुछ जान रखा है। आज हम लोग इंटरनेट की जो बची हुई कुछ चीजें हैं उसको कंसिडर करेंगे इस क्लास के अंदर में। और उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट सेशन होता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ईमेल, राइट। तो ईमेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके लिए कैसे पासवर्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या ईमेल के अंदर क्या सिंबल्स यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक बार सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वाला सेक्शन हमारा कल कंप्लीट हो चुका था, यानी प्रीवियस क्लास के अंदर में आईएसपी क्या होता है, क्या उसके रोल्स होते हैं, फर्स्ट आईएसपी क्या था इंडिया के अंदर में, फर्स्ट आईएसपी वर्ल्ड के अंदर में क्या था, ये इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेट के अंदर में जैसे हम लोगों ने बात की थी वेबसाइट की, राइट। हमने बात की थी वेबसाइट की बात की थी। तो जब हम यहां पर वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट भाई आप कहीं तो लॉन्च करोगे, कहीं तो आप वेबसाइट लॉन्च करोगे। जैसे हम लोग बुक बोलते हैं ना, पब्लिश करना, ठीक है। तो उसको हमने बात किया था कि वो होस्टिंग कहलाता है। तो वेबसाइट जो लॉन्च करते हो, तो वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, या वैसी कंपनी जो हमें वेबसाइट लॉन्च करने की फैसिलिटी दे, उसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो वेब होस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग द वेबसाइट ओवर द सर्वर, ठीक है। सर्वर के ऊपर जब आप वेबसाइट लॉन्च करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वेब होस्टिंग की फैसिलिटी है, कोई तो आपको अपना सर्वर दे रहा होगा जहां पर आप अपना वेबसाइट को लॉन्च करोगे या वेबसाइट को पब्लिश करोगे, ठीक है। तो वो जो कंपनी है उसको बोलते हैं हम लोग वेब होस्टिंग कंपनी। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप हिंदी में कंटेंट क्यों नहीं लाते। देखो, मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता। और वैसे भी जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ना, तो हिंदी में ऐसे शब्द हो जाएंगे जो थोड़ा आपके भी ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है ट्रांसलेशन में। तो मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो और राइट डाउन कर लो इसी वक्त। जो भी चीजें आपको समझ में आई हैं इसी वक्त आप उसको राइट डाउन कर लीजिए हिंदी के अंदर में समझते हुए, राइट। तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, यानी हमने बात किया था कि जो वेबसाइट है वो आप इंडिविजुअल भी पब्लिश कर सकते हो और एज अ कंपनी भी पब्लिश कर सकते हो, टू पब्लिश वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। यानी वेब होस्टिंग द सर्विस, ये एक ऐसा सर्विस है जो किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक ऐसी सर्विस है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सर्वर स्पेस, यानी हम जो बात कर रहे हैं, तो सर्वर जो एक मशीन है बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारे स्टोरेज होंगे, बहुत सारे स्पेस होगा। तो उसके अंदर जो वो स्पेस इंटरनेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर, जब भी सर्वर की बात करें इसका मतलब इंटरनेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट के ऊपर या सर्वर के ऊपर हमें एक स्पेस चाहिए जहां पर हम अपना वेबसाइट को लॉन्च कर सके, वेबसाइट को रख सके, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स, ये जो वेब होस्टिंग है, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी स्पेस ओवर द सर्वर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज टू स्टोर एंड मैनेज वेबसाइट फाइल्स, मेकिंग देम एक्सेसिबल ऑनलाइन। यानी जब भी हमें कोई एक ऐसी कंपनी जो हमें ये वेब होस्टिंग की सर्विस दे रहा है, तो वो हमें सिर्फ स्पेस नहीं देगा, बल्कि उसको मैनेज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कौन करेगा? वही करेगा। और उसके अगेंस्ट वो हमसे क्या लेगा? उसके अगेंस्ट वो हमसे चार्जेस लेगा या सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया होगा। तो वेब होस्टिंग कंपनी क्या है, वेब होस्टिंग क्या है, ठीक ना। कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज के नाम मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट में ईयर मैंने देखा था कि कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चंस थे। तो वेब होस्टिंग कंपनीज से बहुत सारी कंपनीज हैं, ये टॉप 10 कंपनीज हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका एक ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, इसको याद कर लेना, एक बार देख लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं। साइड ग्राउंड, गोडैडी बहुत फेमस है। गोडैडी का एडवर्टीजमेंट भी टीवी पर आता है, ठीक है। गोडैडी का एडवर्टीजमेंट भी टीवी पर आता है। ये एक ऐसी कंपनी जो आपको फैसिलिटी देता है कि भाई आप कोई दुकानदार हो या आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, आप चाहो तो अपना एक वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर सकते हो उसके स्पेस पे। तो ये आपको फैसिलिटी देगा कि हमारा सर्वर यूज कीजिए, बस हमें कुछ पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो A2 होस्टिंग, क्लाउडवेज, ड्रीम होस्ट, वीएफएक्स होस्टिंग, आईएम मोशन होस्टिंग, होस्टिंगर, तो ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो आपको वेब होस्टिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा था, होस्ट गेटर के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है ना। अब वेब होस्टिंग हमें समझ में आ गया। नाउ एक चीज और हम लोग बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब आपको पता है क्या होता है? बादल होता है। कंप्यूटिंग का मतलब एक तरह का कंप्यूटराइज प्रोसेस, यानी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर भी हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके टेक्नोलॉजी के अंदर में किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट की बात कर रहे हैं। जब भी हम क्लाउड की बात करें, इसका मतलब यहां पर हम किसकी बात करें? इंटरनेट की बात करें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? मैंने आपको एमएस ऑफिस जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको ऑफिस 365 बताया होगा। मैंने आपको ऑफिस 365 बताया होगा। अब बताया था कि जैसे आप ऑफिस एमएस ऑफिस के अंदर कोई भी वर्जन यूज करते हो, तो आपके सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो आप कहीं ना कहीं सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाते हो। अगर आप अपना लैपटॉप भूल गए या डेस्कटॉप भूल गए, या डेस्कटॉप घर पे रखा हुआ है, आप उसको अगर पेन ड्राइव में लेना भूल गए या कहीं भेजना भूल गए, तो आपके सिस्टम में अब आपको जाके वहां से लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऑफिस 365 की बात कर रहे थे, तो ऑफिस 365 का मतलब क्या था कि आप सारे डेटा को कहाँ स्टोर करके रख रहे हो? सर्वर पे स्टोर करके रख रहे हो। यानी अब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है। अब आप आसानी से किसी भी लोकेशन से अपना उसके वेबसाइट को ओपन कीजिए या उस ऑफिस को ओपन कीजिए, और वहां पर जाके क्या लीजिए? अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिखिए, और यूजर आईडी पासवर्ड लिखने के बाद उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, कहाँ? सर्वर पर। जैसे हमें अभी एक आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, गूगल फोटोज का नाम सुना होगा, तो ये सब आपको फैसिलिटी देता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो समझ में आया कि आप अपने डेटा को अपने सिस्टम से इंडिपेंडेंट बनाकर कहां रख लीजिए? सर्वर पे रख लीजिए, जिसके लिए आपके पास कुछ यूजर आईडी पासवर्ड होगा। आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज। आप जैसे गूगल फोटोज है, आपका स्टोर हो रहा है क्या? सर्वर पर। सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ योर ओन कंप्यूटर और लोकल सर्वर। जो आपका लोकल सर्वर, जैसे लैन की हम लोग बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में एक सर्वर होता है, क्लाइंट होते हैं। उसके अलावा या आपका जो पर्सनल डिवाइस है, उसके अलावा आपने अपनी चीजों को कहा इंटरनेट पे यूज किया हुआ है या सर्वर पे यूज किया हुआ है, अब आप वहां से जाके आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं भी। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका डेफिनेशन देख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस। किसकी बात करें हम लोग? ऑन डिमांड। अगर आपको जरूरत है तो आप उसको यूज कीजिए, नहीं जरूरत है तो मत यूज कीजिए। टू शेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विथ मिनिमम मैनेजमेंट इफर्ट। कोई कंपनी है जैसे गूगल ड्राइव है, उसने अपना ऑलरेडी एक चीज बना के रखा हुआ है कि भाई मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, आपको मैं सर्विस दे रहा हूं, आप बस आके मेरे स्पेस को यूज कीजिए, मेरे सर्वर को यूज कीजिए, और इसके अगेंस्ट में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या सर्विस चार्ज दे दीजिए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा मैनेजमेंट क्या है? मेरा किया हुआ है। आपको मिनिमम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पर। बस अपने डेटा को स्टोर करके कहीं से भी उसको एक्सेस कर लो, उसके अगेंस्ट हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, लेकिन आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, तो हम बात करेंगे डिमांड, ऑन डिमांड एक्सेस की, ठीक है, ऑन डिमांड एक्सेस की। अगर हमें जरूरत है सब्सक्रिप्शन की तो हम लेंगे, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जैसे आपका नेटफ्लिक्स वगैरह है ना, आपका अमेजोन प्राइम है, तो आपकी सारी मूवीज या वेब सीरीज का है वहां पे पड़ा हुआ है। अगर आपको उसका सर्विस चाहिए तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लो, मूवीज वगैरह देख लो, नहीं चाहिए तो मत लो भाई, ठीक है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दो, और अगर बेहतर ढंग से समझ में आ गया तो लॉट्स ऑफ हार्ट यहाँ पे दे देना, ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स क्या है? तो एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको अपनी भाषा में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दोनों भाषाओं में पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। नो नीड टू इंस्टॉल हेवी सॉफ्टवेयर। अब आपको एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, तो मुझे अपना कोई सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है। मैं जो एक कंपनी है, जो इसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है कि मैं उसका स्पेस यूज करूं, उसका सॉफ्टवेयर यूज कर सकूं, ठीक है, मुझे बस वहां पर जाकर अपना काम करना है या डेटा को स्टोर करके रखना है। तो मुझे अपनी तरफ से किसी भी हेवी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फास्ट हो जाता है, स्केलेबल हो जाता है, इजिली आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और वो काफी फास्ट सर्विस देगा, क्योंकि आपके पास इजिली वो चीजें अवेलेबल हैं। अब आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? फास्ट एंड स्केलेबल होगा। पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। जैसा आपको नीड है, जितना स्पेस आपको चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है, उसी हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे,
ठीक है। आपको अगर लगता है कि भाई मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत है या मुझे ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो उसी हिसाब से आप लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन उसका पेमेंट उसी हिसाब से कीजिए। कम जरूरत है तो कम लीजिए, ठीक है। डेटा बैकअप एंड सिक्योरिटी। अब डेटा बैकअप का मतलब क्या हो गया, एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? वो जो कंपनी है वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, इवन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। डेटा बैकअप का मतलब क्या हो गया भाई? अब आपका चीजें डायरेक्ट कहाँ है, सर्वर पर ही है, तो वो आपका सर्वर पर है तो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप वहां से कभी भी अपने सिस्टम के अंदर में डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर में भी ले सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स देते हैं, ठीक है। तो ऑन डिमांड सर्विस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं, तो इसको जरूर से देख लेना। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा तो ये पूछ सकता है, या इसका एब्रीविएशन के अंदर में भी पूछ सकता है। जैसे होता है IaaS, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि भाई हमने कोई एक ऑफिस बना लिया, ठीक। अब मान लीजिए जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ये तो चलो यूट्यूब है ना, यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूँ। मुझे ये एनवायरनमेंट देने के लिए यूट्यूब के पास तो बहुत सारे ऐसे मशीन्स होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होंगे, बहुत सारा डेटाबेस होगा, जहां पर मेरा डेटा जा रहा होगा, वहां से आप तक डेटा पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है जो यूट्यूब आपको दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है ना, मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है कि मैं अपने डेटा को वहां तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर मैं अपना काम कर सकूं। तो मैं किसकी मदद ले रहा हूं, मैं यूट्यूब की मदद ले रहा हूं। तो यूट्यूब पे मेरा डेटा जा रहा है, फिर यूट्यूब से आपको डेटा मिल रहा है। चलो अभी मेरा कोई इनकम नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर मैं रेगुलर इस पे काम करता रहूं तो हो सकता है कि मेरा यहाँ पर से इनकम भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या बोल सकते हैं, एक तरह का ऑफिस टाइप का एक एनवायरनमेंट दे सकता है आपको, ठीक है। मतलब एक मशीन जो रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे किसी तरह के मशीन की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज मान लो ऐसा होता कि मुझे ये सारा सेटअप खुद से करके आप तक वीडियो पहुंचाना रहता, लेक्चर पहुंचाना रहता, तो शायद मैं सोच के भी घबरा जाता। लेकिन अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, किसने, यूट्यूब ने दे दिया, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हो गया आपका, तो बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स वगैरह है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, ये आपका इसी को बोलते हैं हम लोग IaaS बोलेंगे, ठीक है। IaaS बोलेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। जैसे AWS होता है, Amazon का होता है, AWS Azure होता है, Amazon Azure होता है। तो ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म का मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब की मैंने बात की, तो यूट्यूब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकता है, आपको प्लेटफॉर्म भी दे सकता है। गूगल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, प्लेटफॉर्म भी देता है। Amazon आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, प्लेटफॉर्म भी देता है। तो जो गूगल एप्स है, ठीक है, यहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मुझे अपना डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो कोई कंपनी होगा जो मुझे वो फैसिलिटी दे रहा होगा, उसको बोलेंगे जहां जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर हम कोई काम कर पा रहे हैं। यानी आपको एक प्लेटफॉर्म, एक कंपनी है या कोई एप्लीकेशन है जहां पर जाकर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमें जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। मतलब अब आपको अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी कंपनी के हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और देन अपना काम कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका गूगल डॉक्स है, जैसे हमारे पास MS वर्ड होता है ना, MS वर्ड के अंदर में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, जो काम हम वहां कर सकते हैं वो काम हम गूगल डॉक्स के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गूगल डॉक्स है, ये क्या है, एक तरह का क्लाउड सर्विस है, एक तरह का क्या है, क्लाउड सर्विस होता है। जैसे MS Office 365 की मैंने बात की, तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, मुझे जाकर बस क्या करना है, लॉग इन करना है, जो मुझे यूजर ID पासवर्ड मिलेगा सब्सक्रिप्शन के बाद, और जाकर अपना काम करना है। तो वो सारी चीजें सर्विस, मैं क्या ले रहा हूं, उसका सर्विस ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, उसका सर्विस ले रहा हूं, उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से। क्योंकि जो भी वो मुझे सर्विस देगा तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही देगा, ठीक है। जैसे आपका स्प्रेडशीट का होता है, गूगल शीट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग गूगल शीट की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर में मिलता है, ठीक। कुछ एग्जांपल्स यहां पर देख लो, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, जीमेल, आपको ये सारी चीजें क्या है, सर्विस आपको मिल रहा है। ड्रॉप बॉक्स, यूट्यूब, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें, जैसे आपका हो गया वन ड्राइव, ठीक है, वन ड्राइव किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये सारे आपके क्लाउड सर्विसिंग के फैसिलिटीज देते हैं। ड्रॉप बॉक्स, ये सब आपका डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, जीमेल, गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव क्योंकि गूगल का ही है तो
यहाँ पर ये सारी चीजें यूज होती है। तो होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या, तो इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट पे आपको स्टोरेज भी मिले, सॉफ्टवेयर भी मिले और सर्विस भी मिले। तब सारी चीजों, अगर ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल रहे तब हम बोलेंगे कि हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर्वर पे बस हमें एक सर्वर मिल गया, भाई सिर्फ सर्वर लेके हम क्या करेंगे, हमें तुम सर्विस भी दो, एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो आप हमें सर्विस भी दीजिएगा, तब जाके हमारा कोई काम हो पाएगा। तो ये ओवरऑल आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन कौन से हो गए भाई। तो आईएएस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सबसे ज्यादा हम कॉमन जो यूजर है वो क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, गूगल हो गया, क्रोम, या फिर आपका यूट्यूब हो गया, या आपका फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही है। कोई कंपनी आपको ये सारी फैसिलिटीज दे रहा है, क्योंकि आप कोई फोटो अपलोड करोगे तो वो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा जब तक कि आप उसको वहां पर से डिलीट नहीं कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस, ये हमने बात कर ली। अब जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बात की थी, आईएसपी होता है ना, आईएसपी, आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किन किन माध्यमों से आपको सर्विस प्रोवाइड हो सकता है, तो सबसे पुराना या ओल्ड बोल सकते हैं वो था डायल अप। डायल अप का मतलब क्या है, एक एक लाइन में समझना, बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, आपको ज्यादा नहीं समझना है। जो टेलीफोन लाइन से, ठीक है, कनेक्शन दैट यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड एनालॉग मॉडल, छोड़ दीजिए उसको, बहुत स्लो स्पीड होता है। सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि जब हम लोग शुरू शुरू में इंटरनेट यूज करते थे तो टेलीफोन, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते थे, याद है, टेलीफोन लाइन से हमारा इंटरनेट कनेक्ट हुआ करता था, बहुत स्लो हुआ करता था, स्पीड जो थी उसकी बहुत स्लो थी, डायल अप। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा एनहेंसमेंट आया, उसके बाद आया आईएसडीएन। ये फुल फॉर्म याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आईएसडीएन का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसी के अंदर ये जो डायल अप है, इसी के अंदर ये क्या है, इंप्रूवमेंट है। इसी के अंदर क्या हो गया, ये इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट अपॉन डायलअप, इसके अंदर भी टेलीफोन कम्युनिकेशन ही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया गया, स्पीड थोड़ी, जैसे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो स्पीड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो कमियां है उसको दूर करेंगे। और फिर इसके बाद इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद फिर आता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये बहुत कॉमन है, ये भी आपका टेलीफोन लाइंस पे ही होता है, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होता है। और जो होम में यानी मैक्सिमम घरों में आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर ही यूज किया जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज बोथ इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज लाइन फॉर वॉइस कॉल एट द सेम टाइम। जैसे हम लोग पहले डायलअप में क्या करते थे, जैसे डायलअप में क्या होता था कि जैसे आपका टेलीफोन कनेक्शन पे है तो अगर आप बात कर रहे हो तो टेलीफोन लाइन जो है वो कट जाएगा, यानी इंटरनेट जो है वो कट जाएगा। ठीक है, उन चीजों को दुरुस्त किया गया कहां, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल के अंदर। डीएसएल बोलता है कि भाई ठीक है, अब आप सेम टाइम में टेलीफोन कनेक्शन से ही आपका इंटरनेट भी चलेगा, अब आप इंटरनेट भी चला सकते हैं और आप टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटीज आपको मिलेगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंदर में। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका केबल मॉडेम होता है, केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होना। ठीक है, कोएक्सियल केबल जो होता है आपका, एक ब्लैक कलर का वायर होगा, कोएक्सियल केबल। आगे हम लोग नेटवर्क के अंदर में पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या होता है, तो स्टेट पेयर केबल क्या होता है, वो सारी चीजें। लीज्ड लाइन जो होता है वो एक डेडिकेटेड फायर ऑप्टिक्स लाइन होता है, बेसिकली ऑफिसेस के अंदर में होते हैं। बेसिकली ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर जब कनेक्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक थोड़ा सा हमारा वहां पे फाइबर ऑप्टिक का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेडिकेटेड होता है, क्योंकि जब आप वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वायर के थ्रू ही जाएगा, इधर उधर फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह क्या होता है, ये सब हम लोग नेटवर्क के अंदर में डिसाइड करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफिसेस के अंदर में कनेक्शन के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में, मतलब उसी बीच में डेटा हमारा रहे और कहीं नहीं रहे, उसके लिए लीज लाइन यूज करते हैं। और देखो बहुत कॉमन चीज जो है आपका ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड आपके घर में यूज होता है, इसकी जो मिनिमम स्पीड होती है वो 3 Mbps, और जो एक मतलब नॉमिनल सा जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, ये आपका 25 Mbps हुआ करता था। रिसेंटली जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो है आपका, अभी तक जो मैक्सिमम स्पीड आया है वो 1000 Mbps है, 1000 Mbps, जिसको बोलते हैं हम लोग 1 Gbps, गीगा बिट्स। एमबीपीएस का मतलब क्या होगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। इसी इसी मेगा को हम क्या बोलते हैं, मिलियंस ऑफ बिट्स, मिलियंस बिट्स पर सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, जीबीपीएस क्या हो गया? गीगाबिट्स, गीगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बीपीएस में होती है, जो स्पीड होती है वो किस में होती है? बीपीएस। बीपीएस का मतलब बिट्स, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये बिट्स पर सेकेंड। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जैसे अभी मैक्सिमम कितना है? 1000 एमबीपीएस है, जिसको हम बोलेंगे 1 जीबीपीएस। आगे चल के कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद, ये जीबीपीएस फिर किस में चेंज हो जाएगा? टीबीपीएस में, टेराबाइट में, टेराबिट्स में हो जाएगा। तो इस तरह से वो चेंज होता रहेगा। ठीक है ना। आपका टेलीफोनिक भी जो होता है, आपने देखा होगा कि भाई आपका 2G होता है, 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है, 6G पे काम चल रहा है। इस तरह से भी आप मोबाइल के जरिए आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। जी का मतलब यहां पे क्या होता है? जेनरेशन। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है? जेनरेशन। ठीक है, इतने तरह से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और ये सारे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी कंपनी का आप डेटा लोगे वहां पर। ठीक है, फैसिलिटीज लोगे या सर्विस लोगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग आईएसपी। होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। देखो, इंटरनेट में इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, आज पता नहीं आंख में क्या हुआ, थोड़ा सा ना आंख मेरा जलन हो रहा है, इसलिए बार बार मुझे ऐसे चुनियाना पड़ रहा है। ठीक है, बट क्लासेस लेना जरूरी है तो मैं ले रहा हूँ, थोड़ा जलन हो रहा है आंख में। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इंटरनेट में आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंटरनेट, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देख लोगे, आपको ब्राउजर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको वायरस से या साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसका कोई ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको इंटरनेट, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, ये तीन चीजें इतने डिटेल में पढ़ा दूं कि क्वेश्चन कहीं से पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाओ, आप जाके मॉक लगा दो, मॉक में भी आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, अभी टाइम है, आराम से हो जाएगा। अब बस 3-4 क्लास में आपका जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो देख लेना, वहां पे सारे क्लासेस हैं। चलिए, कुछ शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट कीज हमारे पास ब्राउजर का है। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज कहाँ का है? हमने एमएस ऑफिस के अंदर में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज देखा था, विंडोज के अंदर शॉर्टकट कीज देखा था, अब ब्राउजर के अंदर में भी शॉर्टकट कीज होता है। कुछ कुछ होते हैं, इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी करेंगे, जब इसके बाद हमारा एमसीक्यू सीरीज चलेगा वहां से भी करेंगे। तो कंट्रोल के साथ आर, ये होता है रिलोड करेंट ब्राउजिंग पेज। आपको इस तरह से रहता है ना, रिफ्रेश करने का रहता है ना, ऊपर रिफ्रेश करने का, तो वो एक्चुअली क्या करता है, जैसे पेज नहीं खुल रहा है तो आप उसको क्या करते हो? रीलोड करते हो। तो कंट्रोल के साथ आर भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, F5 भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डी बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुकमार्क या फेवरेट करने के लिए। ठीक है, बुकमार्क या फेवरेट करने के लिए। कंट्रोल के साथ भी जितने आपने साइट्स बुकमार्क किए, बुकमार्क मैंने आपको इसी सेशन में बताया है कि बुकमार्क का मतलब क्या होता है, कि कोई भी वेबसाइट है या कोई भी वेब पेज है, आप उसको फेवरेट कर लेते हो कि बार बार उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, एक प्लेलिस्ट बन गया, यहां से आप डायरेक्ट ओपन क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। अब जितने भी बुकमार्क आपने किए हैं, एक तो नहीं किया होगा, हो सकता है कई सारे होंगे, तो सभी को एक लिस्ट में देखने के लिए कौन कौन से बुकमार्क है, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो कंट्रोल के साथ बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ एन, जैसे हम लोग विंडोज में नया विंडो ओपन करते थे, ठीक है, तो यहां पर ओपन न्यू विंडो और ऑन ब्राउजर, जैसे आप मान लो कि एक गूगल क्रोम खुला हुआ है, आपने गूगल क्रोम ओपन किया, जो ब्राउजर है यहां पे एक ऐसे खुला था, जैसे आपने कंट्रोल के साथ एन प्रेस किया, एक और खुल जाएगा, मतलब एक ये और एक ये, पहला ये और दूसरा ये, दो आपके पास यहां पे क्या हो जाएंगे? गूगल क्रोम ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नया विंडो ओपन करने के लिए करते हैं। अब एक ही विंडो के अंदर में यहां पर देखा होगा आपने, इस तरह से बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं, और यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है, टैब इसको बोलते हैं हम लोग, टैब, कि हर एक टैब में आपने कौन कौन से वेबसाइट्स खोले हैं। टैब्स में क्या खोलते हैं हम लोग? वेबसाइट्स खोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टैब्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राउजर को नया विंडो ओपन करने के लिए क्या जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल के साथ इन जब हम करते हैं तो नया विंडो ओपन करते हैं ब्राउजर के अंदर। ठीक है, जब हम कंट्रोल के साथ टी करते हैं तो नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के साथ जब हम टी करते हैं तो नया टैब ओपन करते हैं। कंट्रोल के साथ टी, नया टैब, टी से टैब, और एन का मतलब नया विंडो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी, रिस्टोर ऑल क्लोज टैब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर?
मान लो हमने यहाँ पर कोई काम कर मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा था, ठीक है, गलती से यहाँ पर ऐसे होता है ना क्लोज, गलती से क्लोज हो गया। अब मेरा यहाँ पे रिसर्च वर्क चल रहा था, मैंने यहाँ पे 150 टैब्स खोल रखे थे या 5-10 टैब्स खोल रखे थे अलग अलग टैब पे मेरा। जब कोई डेटा हम लोग रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट से उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि सेम डिटेल है कि नहीं, और तब जाके अपना कोई प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, राइट। तो अलग अलग टैब खुला हुआ था, अब गलती से मुझसे क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, ब्राउजर ही डिलीट हो गया या टैब डिलीट हो गया। तो जितने भी टैब्स ओपन थे सबको रिस्टोर करना, यानी दोबारा से खोल करना जो रिसेंट टैब्स थे, उसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी। ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ जब हम टी प्रेस करते हैं तो टैब ओपन होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करते हैं तो जो रिसेंट टैब जो अभी हम लोगों ने क्लोज किया है वो टैब रिस्टोर हो जाता है, बंद था वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू क्लोज एक्टिव टैब, जब हम क्लोज इस तरह से क्लोज करो या फिर कंट्रोल के साथ डब्ल्यू कर दो, मान लो इस टैब पर आप काम करो कोई वेबसाइट पे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट ही है। न्यू, ओपन न्यू इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड के अंदर में जो होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री शो नहीं होती। आज कुछ ज्यादा ही आंख में जलन हो रहा है यार। ब्राउजिंग हिस्ट्री शो नहीं होती, क्या मतलब हो गया, मतलब आप जितने भी जितना भी ब्राउजिंग किया है, जो प्रोसेस होता है ना अलग अलग, जब हम लोग नेट सर्फिंग करते हैं या नेट चलाते हैं तो जो भी चीजें करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउजिंग, क्योंकि हम ब्राउजर पे काम कर रहे होते हैं, तो जितने भी पेजेस खोले जितने भी वेबसाइट्स खोले सब कहलाएगा ब्राउजिंग। अब क्या क्या चीज ओपन किया है आप नहीं चाहते हो कि वो चीजें आपके हिस्ट्री में दिखाई दे, तब उसको बोलते हैं हम लोग इनकॉग्निटो मोड। एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप एन प्रेस करोगे तो, और उस विंडो के अंदर जितना भी टैब खोलोगे आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो सारी चीज नहीं दिखती, ठीक है। कंट्रोल के साथ जब हम एच प्रेस करते हैं तो ये होता है आपका ओपन हिस्ट्री, यानी जितना भी आपने ब्राउजिंग किया है वो सारा ब्राउजिंग आपको दिखा देगा। और यही चीज नहीं दिखाना है तब आपको वो काम कहाँ करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, यानी नया जो इनकॉग्निटो मोड है उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें डाउनलोड की होंगी, कोई पेज डाउनलोड किया होगा, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया होगा, कोई पीडीएफ डाउनलोड किया होगा। चलो एक पीडीएफ आया तो पीडीएफ का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ, आप सब चीज डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी डाउनलोड्स है वो सब आपको डाउनलोड्स अगर देखना है तो कहां देखोगे, कंट्रोल के साथ जे, मतलब पूरा का पूरा डाउनलोड का फाइल खोल देगा। कंट्रोल के साथ एम मिनिमाइज एक्टिव विंडो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी एक्टिव विंडो है, जो एक्टिव विंडो है किसमें, ब्राउजर के अंदर, जो आपके पास स्क्रीन पे भी दिख रहा है उसको मिनिमाइज करके कहां ले देगा, जो टास्क बार है उसके अंदर। कंट्रोल के साथ पेज अप, जंप प्रीवियस टैब, जैसे आपके पास ये टैब है ना, ऐसे जैसे आपने ये ब्राउजर ओपन किया तो ये एक टैब यहाँ पे खुला होगा, एक टैब आपका यहाँ पे खुला होगा, एक टैब आपका यहाँ पे खुला होगा। मान लो आप ये वाला अभी टैब, इस वाले टैब पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्रीवियस वाले टैब पे जाना है आपको या नेक्स्ट वाले टैब पे जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। या आपको अगर डायरेक्टली शॉर्टकट की से जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे, प्रीवियस इस वाले टैब पर अगर आप काम कर रहे हो तो ये वाला टैब पे स्विच कर जाएगा, और इस वाले टैब पे काम कर रहे हो तो ये वाला टैब कब स्विच होगा, जब आप करोगे पेज डाउन। तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन मतलब नेक्स्ट टैब, कंट्रोल के साथ पेज अप मतलब प्रीवियस टैब, ठीक है। शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के साथ क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जितना भी आपने ब्राउजिंग किया अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री से सारा चीज डिलीट हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, सॉरी डी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर देगा। जब आपको चाहिए कि भाई मुझे जो मेरा वेबसाइट है या जो मैं ब्राउजर पे काम कर रहा हूं उसको थोड़ा सा जूम करके देख लूं, तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं। मिनिमम जूम परसेंटेज होता है आपका 25%, मैक्सिमम आप जूम कर सकते हो उस पेज को 500% तक, और डिफॉल्ट होता है 100%, ठीक है। एक और लिख लेना, कंट्रोल के साथ यू जब हम प्रेस करते हैं तो ये शो करता है आपका सोर्स कोड, सोर्स कोड ऑफ वेब पेज। क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जो भी वेब पेज बनता है, वेबसाइट का पेज बनता है, उसके पीछे कोडिंग की जाती है। कोडिंग का मतलब क्या हो गया कि उसको डिजाइन किया जाता है बहुत सारी भाषाओं में, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह बहुत सारे डिजाइन में उसको डिजाइन किया जाता है, बहुत सारे लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है। आप चाहते हो कि उसकी डिजाइनिंग या उसके पीछे क्या कोडिंग की गई है वो पेज आपको ना दिखकर उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बैकएंड पे काम हुआ है, जो सोर्स कोड पे काम हुआ है,
वो पूरा सोर्स कोड देखना चाहते हो तब आप यूज करते हो कंट्रोल के साथ यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस हो गया था, ध्यान रखना। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के साथ यू। होप सो इतना आपको दिमाग में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा एक सेशन होगा स्पेशली डेडिकेटेड 100+ शॉर्टकट कीज का, उसके अंदर हम लोग सबको सम अप करके, जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको सम अप करके वहां पर आपको दिखाने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। अभी ये आपको मिलेगा 3-4 क्लास या 5 क्लास मान लो, उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज, फिर हमारा एमसीक्यू का सीरीज ही चलने वाला है। होप सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो जल्दी से बता दो, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवरीवन जल्दी से ना, चलिए। अब हमारा इंटरनेट में जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इंटरनेट के अंदर ही हमारा, इंटरनेट के अंदर हमारे पास ये क्या है, जैसे ईमेल बात कर रहे हैं तो ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? फैसिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ, या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कह सकते हैं इसको। इंटरनेट के द्वारा दिया हुआ ये एक फीचर या एक एप्लीकेशन है ईमेल, क्योंकि ईमेल आप तब नहीं भेज पाओगे जब तक कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो। यार आज कुछ ज्यादा ही आग जल रहा है, काफी जलन हो रहा है, पता नहीं क्यों। या हो सकता है स्क्रीन टाइम मेरा ज्यादा हो जा रहा है, इस वजह से। होप सो। चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी इग्नोर करना अगर मैं थोड़ा ज्यादा आंखों को अपने चिपकाऊं तो, ठीक है। चलो देखो क्या मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। एन ईमेल आईडी हैज 3 मेन पार्ट्स। एक ईमेल आईडी के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला ये होता है, ठीक है, यूजर नेम। दूसरा होता है आपके पास @, और तीसरा होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तीसरा होता है ये वाला पार्ट। अब इसी पार्ट को मैंने यहां पर लिखा है, ये जो पार्ट है आपका यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग यूजर नेम। इसको बोलते हैं यूजर नेम। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग मेल सर्वर। मेल सर्वर। और इस मेल सर्वर के अंदर में 2 पार्ट है। ये पूरा मेल सर्वर हो गया। इस मेल सर्वर के अंदर में 2 पार्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है, और ये होता है डोमेन टाइप। आपको याद होगा मैंने आपको डोमेन नेम और डोमेन टाइप बताया। जिस नाम से आपकी पहचान है वो डोमेन नेम, और वो किस पर्पस के लिए वो वेबसाइट है या काम कर रहे हैं उसके लिए डोमेन टाइप। तो 3 पार्ट में हो गया। और ये होता है आपका @, ठीक। ईमेल के अंदर में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है, ये 3 चीज आपका होना ही चाहिए। और ये जो सेपरेट होता है डोमेन नेम और डोमेन टाइप, ये सेपरेट होता है आपका पीरियड से। इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? जो डॉट होता है उसको पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम है और डोमेन टाइप है, ये हमेशा किससे होगा? ये डॉट से ही यहां पर, ये डॉट से ही यहां पर आपका सेपरेट होगा, ठीक है। एक ईमेल के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शाकिर डॉट हुसैन लिखा, फिर यहाँ पे डॉट है, तो मल्टीपल डॉट्स हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्या क्या आपके ईमेल में हो सकता है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, ठीक। होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अच्छा, ये जब भी ईमेल होगा, ईमेल आईडी ईमेल आईडी मस्ट बी यूनिक। मतलब ईमेल आईडी जब भी होगा वो आपका यूनिक होगा, वो इकलौता होगा। सेम ईमेल आईडी दूसरे का नहीं हो, कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए जब आप ईमेल आईडी बनाते हो तो वो एक बार में नहीं लेता, वो बोलता है कि अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर वहां पर से आपको रिकमेंड करता है कि ये अवेलेबल है, इसमें से कोई यूजर नेम चूज कर लो। अब इसका कुछ जनरल रूल है, जब भी आप ईमेल आईडी बनाओगे तो इसका कुछ जनरल रूल है। ईमेल आईडी मस्ट कंटेन 1 @। इसके पास एक @ होना ही चाहिए। क्या मल्टीपल @ हो सकते हैं? नहीं। @ सिर्फ कहां होगा? जो यूजर नेम और जो मेल सर्वर है उसको सेपरेट करेगा, वहीं पर एक @ होगा। मल्टीपल @ का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। देयर मस्ट बी नो स्पेस एनीवेयर इन द ईमेल आईडी। आप कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस दे दिया अपने ईमेल आईडी के अंदर में, तो वो ईमेल आईडी आपका वैलिड नहीं होगा। यूजर नेम कम्स बिफोर @ एंड डोमेन नेम कम्स आफ्टर @। ये जो यूजर नेम है @ के पहले ही होना चाहिए, और ये बाद में होना चाहिए। एक्सचेंज नहीं हो सकता, यूजर नेम बाद में नहीं जाएगा,
डोमेन नेम पहले नहीं आएगा। तो ये हमेशा पहले बात का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यूजर नेम जो है वो आपका हमेशा एट द रेट के पहले होगा, डोमेन नेम हमेशा एट द रेट के बाद में होगा। डोमेन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डॉट। जो डोमेन है ये कम से कम एक डॉट यहां पर होना ही चाहिए। मल्टीपल भी हो सकते हैं लेकिन एक डॉट होना ही चाहिए, जो आपको क्या करेगा, डोमेन नेम और डोमेन टाइप को, डोमेन नेम और डोमेन टाइप को क्या करेगा, यहां से सेपरेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक डॉट कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने इस ईमेल आईडी में शाकिर डॉट हुसैन लिखा है, ये मेरा मेल आईडी नहीं है, बस एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। तो कोई मेल करोगे तो मुझे मेल इस पर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये डोमेन टाइप हो गया। ठीक है, ईमेल आईडीज आर नॉट केस सेंसिटिव। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हम लोग कैपिटल में ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ईमेल आईडीज होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हमने ए लिखा तो ये कैपिटल ए माना जाएगा, हमने ए लिखा तो ये स्मॉल ए माना जाएगा। ठीक है, कई बार आपने फॉर्म भरा होगा, जब आप फॉर्म भर के अपना ईमेल आईडी लेते हो तो हालांकि आपने स्मॉल लेटर में लिखा होता है लेकिन वहां पर सिर्फ कैपिटल लेटर में ही वो कंसिडर करता है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं होता। केस का मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था अपर केस लोअर केस इस तरह के, तो केस सेंसिटिव आपका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडीज कैन नॉट स्टार्ट और एंड विथ स्पेशल सिंबल्स लाइक डॉट। ईमेल आईडी जो स्पेशल सिंबल्स है उससे स्टार्ट नहीं होता है। ईमेल आईडी आप सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद इसके अंदर में एक जो हमारे पास अंडर स्कोर होता है उससे शायद स्टार्ट हो सकता है, अंडर स्कोर। ठीक है, इसको एक बार जरूर से देख लेना, ये अंडर स्कोर से शायद स्टार्ट हो सकता है। मुझे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कि चेंज हुआ है कि क्या हुआ है। ये अंडर स्कोर ऐसे नीचे में होता है। ठीक है, हाइफन बीच में होता है, अंडर स्कोर नीचे में होता है। तो स्पेशल सिंबल से आप स्टार्ट नहीं करते हो ईमेल आईडी को, ध्यान देना। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ऑप्शंस में देगा, बताइए इनमें से कौन सा ईमेल आईडी है जो वैलिड है और कौन सा ईमेल आईडी है जो वैलिड नहीं है। ठीक, सिंबल्स अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जब आप यूज कर रहे हो तो आपको कौन कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हैं इन यूजर नेम, जो एट द रेट के पहले वाला है। आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, आप नंबर्स यूज कर सकते हो, आप डॉट यूज कर सकते हो, अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, हाइफन यूज कर सकते हो। बस इतने सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई सा भी सिंबल आप दोगे, कोई सा भी सिंबल आप दोगे तो वो आपका वैलिड ईमेल आईडी नहीं कहलाएगा यूजर नेम के अंदर में। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है शाकिर अंडर स्कोर 960 जीमेल, मतलब एज फॉर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये आपका वैलिड है। यहाँ पे बीच में मैंने हाइफन दिया है, यहाँ पर अंडर स्कोर था, ये आपका क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये भी आपका शाकिर डॉट सर एट द रेट gmail.com, तो दो दो डॉट है लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपका वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्पेस कॉमा स्लैश बैकस्लैश सेमी कॉलन कॉलन एक्सक्लेमेशन डॉलर परसेंटेज, ये आपका कोई भी नहीं लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे शाकिर, मैंने एट द रेट के बाद क्या दे दिया, एक स्पेस दे दिया। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक स्पेस है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दिया बीच में, ये नहीं होगा। यहाँ देखो मैंने कॉमा दे दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है, बस इसको याद कर लेना कि क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो 0 to 9 यूज कर सकते हैं, ए स्मॉल कैपिटल यूज कर सकते हैं, और सिंबल के अंदर में आपका जो यूज होता है यूजर नेम के अंदर में डॉट यूज होता है, हाइफन यूज होता है, अंडर स्कोर यूज होता है। ठीक है, बाकी एक एट द रेट आपका रहेगा ही रहेगा, जो सेपरेट करेगा यूजर नेम और जो मेल सर्वर है उसको। ठीक ना, अब ईमेल आईडी के बारे में थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जो फाउंडर ऑफ ईमेल है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज तो बात ही नहीं की, जो हमारा ईमेल है वो ईमेल होता क्या है। ठीक है, तो जो ईमेल है, ईमेल होता क्या है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैं मान के चल रहा था कि आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल ये है क्या। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, जैसे आप कोई लेटर लिखते हो ना, लेटर लिखना, ठीक है, ऑन इंटरनेट। जब आप कोई इंटरनेट पे लेटर जैसा कुछ लिखते हो, सेंड करते हो, तो वो जो फैसिलिटी जो मैसेजिंग है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो वही सारी चीजें जब आप ऑनलाइन कर रहे हो या किसी को भेज रहे हो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहलाता है, राइट। तो सिमिलर लाइक राइटिंग अ लेटर होता है। फाउंडर जो ईमेल है वो रे टॉमलिंसन नामक एक व्यक्ति है। ध्यान देना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ईमेल के फाउंडर कौन है, रे टॉमलिंसन। अच्छा, एक नाम और आता है हमारे जो इंडियन है वो है शिवा अय्यादुराई। तो शिवा अय्यादुराई भी ऑप्शन में रहे तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो रे टॉमलिंसन इज द राइट वन। ठीक, पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। पहला ईमेल जो भेजा गया था वो, जैसे आपने कीबोर्ड पे देखा होगा,
कीबोर्ड का जो ऊपर वाला अल्फाबेटिकल वाला जो लाइन होता है, बस टेस्टिंग के लिए कि जाता है कि नहीं जाता। तो ये QWERTYUIOP जो पहला ऊपर वाला पूरा लाइन है ना अल्फाबेट का, वो पूरा था, ठीक है। जब कीबोर्ड में आप देखोगे तो ये भेजा गया था। फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर जो था वो हॉटमेल था। फाउंडर ऑफ हॉटमेल सबीर भाटिया थे। सबीर भाटिया फाउंडर ऑफ ईमेल थे, हॉटमेल थे, जिसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया और उसका नाम दे दिया आउटलुक। आज जो एमएस आउटलुक आप यूज करते हो, जो हम लोग बोलते हैं कि आउटलुक क्या है, एक ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका नाम पहले हॉटमेल हुआ करता था। अच्छा, फाउंडर ऑफ जीमेल। अब जीमेल क्या है? जीमेल गूगल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। गूगल का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है जो ईमेल की सर्विस देता है, जो ईमेल की सर्विस देता है, ठीक है। उसी तरह से सिर्फ हमारे पास जीमेल नहीं है, उसी तरह से आपका देखो, जैसे यहां पर हमारे पास क्या होता है, जीमेल होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन यूज होता है? जीमेल होता है। आपके पास याहू होता है, ठीक है। आपके पास रेडिफ मेल होता है, ठीक। आपके पास जोहो है, जोहो जो है वो इंडियन है, ध्यान रखना। ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, कॉमन कहें या फिर यूं कहें कि ये जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर कौन है? तो जीमेल। जीमेल का यूज हम लोग करते हैं ईमेल भेजने के लिए। तो जीमेल इज नॉट द ईमेल, जीमेल इज द एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द सर्विस ऑफ ईमेल, ठीक है। जीमेल हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम ईमेल की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। और जीमेल किसका प्रोडक्ट है? तो गूगल का। तो जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गूगल, गूगल मेल। तो इसका जो डेवलपमेंट किया था, ये जो फाउंडर थे या जो इसको बनाया था, पॉल बकेट थे। 1 अप्रैल 2004 से जीमेल की सर्विस स्टार्ट है। जीमेल के अंदर जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट आपने देखा होगा, इस तरह से एक फाइल होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे एक फाइल होता है, नीचे साइड में आपको अटैचमेंट में दिखेगा। तो 25 MB तक के फाइल को इस तरह से आप अटैच करके भेज सकते हैं। आप कोई वीडियो भेज सकते हैं, आप कोई ऑडियो भेज सकते हैं, आप कोई इमेज भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। आप कोई फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। वो 25 MB तक होगा। अच्छा, मोर देन, ग्रेटर देन 25 MB जो होता है वो लिंक, लिंक के द्वारा जाता है। ऐसा नहीं है कि 25 MB तक ही जाएगा। 25 MB तक तो डायरेक्ट वो चीज चला जाएगा, जैसे वीडियो था तो 25 MB तक वीडियो चला जाएगा। मान लो मैंने 1 GB का कुछ भेजना है, तो वो क्या होगा, पहले एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं उसको लिंक भेजूंगा, फिर वो लिंक से जाके उस चीज को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो उसके ज्यादा भी जाता है। एक और चीज है यहाँ पर कि जीमेल के अंदर जो आपको फ्री सर्विसेज मिलता है, फ्री स्टोरेज मिलता है, कितने जीबी तक आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ जैसे आपका गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव भी कितना है, 15 GB तक का आपको फ्री स्पेस मिलता है। अच्छा, ये जरूरी है कि फिक्स हो, अभी तक 15 GB है, हो सकता है कल को जीमेल इसको बढ़ा दे। तो ये कुछ चीजें करंट अफेयर्स की चीजें हैं, ये फैसिलिटी की चीजें हैं। तो अभी तक 15 GB है, हो सकता है कि अभी मैं क्लास लेके जाऊं और फिर ये बढ़ के 20 GB हो जाए, ठीक है। तो पहला जो बस जो फ्री स्पेस मिलता है आपको जीमेल के अंदर, यानी आपके अंदर जो मेल्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, और ये स्पेस कहाँ होगा? सर्वर के अंदर, है ना। ये आपको फ्री में स्पेस मिल रहा है। जैसे आप जीमेल आईडी बनाओगे तो आपको फ्री में 15 GB का स्पेस मिल जाएगा। तो कोई वीडियो आपको भेज रहा है, कोई मेल के अंदर में टेक्स्ट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो एट द रेट है वो पहली बार यूज हुआ था 1972 में, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा। जब आप ईमेल भेजते हो तो फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड डेट एंड टाइम, ये जो है ऑटोमेटिकली टेकन हो जाता है। मतलब जब आप किसी को ईमेल भेजोगे तो पहले तो अपने आईडी से लॉगिन करोगे, तो जैसे लॉगिन किया इसका मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड है। अब आप जाके सिर्फ भेजोगे, तो जैसे भेजोगे आप किसी को मेल, तो जो सामने वाला है उसको जो रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास लिखा होगा कि किस मेल आईडी से आया है, कितने बजे आया है और कितने टाइम में आया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। डेट एंड टाइम और फ्रॉम जो होता है ये ऑटोमेटिकली जीमेल का फैसिलिटी ले लेता है। ट्रैश कहते हैं जो डिलीटेड आइटम्स होते हैं, जो डिलीटेड मैसेजेस होते हैं, ट्रैश के जरिए आप उसको मतलब कुछ डिलीट करते हो मेल, तो वो ट्रैश एक फोल्डर होता है। ट्रैश का मतलब क्या? ये एक फोल्डर है जिसके अंदर 30 दिन तक आपका डेटा रह सकता है, ठीक है। एक मिनट यार। होप सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा। इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई सा भी एग्जामिनेशन दो, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नाउ नेक्स्ट, जैसे हम लोग बात करते हैं जीमेल की, है ना।
तो मोस्ट कॉमन क्योंकि जीमेल है, तो जीमेल से हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपको इनबॉक्स में क्या होगा, आया हुआ मैसेज, आया हुआ मेल, जो मेल आपको आया है कहीं से, ठीक है, जैसे ये सब दिख रहा है, ये सब मुझे मेल आया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट का मतलब होता है कि आप किसी मेल को स्टार कर देते हो, जो इंपॉर्टेंट कर देते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देते हो कि मैं इसको बाद में देखूंगा, ये स्टार है, मेरा फेवरेट मैसेज है, ठीक है, एक तरह से बुक मार्क कर देना, ठीक। स्नूज का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ मैसेज आया है, अभी आप बिजी हो, अभी आप बिजी हो, और बिजी रहने के बाद आप इसको क्या कर रहे हो, जैसे अलार्म होता है ना, अलार्म बजता है तो बोलता है ना 5 मिनट के बाद स्नूज कर दो, 5 मिनट के बाद फिर से आपको अलार्म बजाएगा। तो उसी तरह से कि एक तरह से मैसेज आया है, अभी आप बिजी हो, देख नहीं पाते, स्नूज कर दो, मतलब वो दोबारा से आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि इतने बजे आपका मेल चेक कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट में भी आप किसी मैसेज को इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ये सब इस तरह का सिंबल आ जाएगा। सेंट का मतलब भेजा हुआ मैसेज, भेजा हुआ ईमेल, जिसने आपको, जो आपने जो सेंड किया है। ड्राफ्ट का मतलब होता है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, क्या मतलब हो गया फ्यूचर यूज के लिए, जैसे मान लो मैं अभी फ्री बैठा हूं, मुझे मेल भेजना है कल, ठीक है, लेकिन मैं अभी फ्री बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको लिख के रख लूंगा, लिख के रख लूंगा, तो अगर मैंने उसको सेंड नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें जाके क्या करेगा, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब मैं हो गया कि मुझे इस वक्त अब मैसेज भेजना है, तो मैं जाऊंगा ड्राफ्ट ओपन करूंगा, मैं उस मैसेज में जाऊंगा, फिर उसको सेंड कर दूंगा, जैसे सेंड कर दूंगा वो किस जगह पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है आपका यहाँ पर आउटबॉक्स। आउटबॉक्स का मतलब क्या होता है, भेजा हुआ, भेजा बट, भेजा, अच्छा ये भेजा, ये वाला भेजा नहीं है, ठीक है, भेजा मतलब सेंड किया, भेजा बट फेल्ड हो गया, ठीक है, फेल्ड हो गया, क्या मतलब हो गया, मैंने सेंड तो किया लेकिन किसी कारण से उसको नहीं पहुंचा, हो सकता है मेरा इंटरनेट बंद रह गया हो सकता है सामने वाले का जो इनबॉक्स है वो फुल हो चुका हो, 15 GB यूज हो चुका हो, तो वो मैसेज मेरा कहाँ रहेगा, आउटबॉक्स में रहेगा, जो डिलीवर नहीं हुआ, मतलब नॉट डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड टेक्स्ट जितने भी होंगे, मैसेजेस जितने होंगे, ईमेल जितने होंगे, वो सब कहाँ रहेगा, आउटबॉक्स में रहेगा। आप जाइए दोबारा से सेंड कर दो, जब तक कि सेंट में नहीं आ गया तब तक आपका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। आप यहां से चैट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल, ऑल मेल, स्पैम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पैम का मतलब होता है ऐसा फोल्डर, जंक, जंक मेल्स या अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड मेल्स या हानिकारक, हानिकारक मेल्स को रखता है। मान लो आपके पास कोई ऐसा मेल आया जिसमें लिंक है और अननोन रिसोर्सेज से आ रहा है, किसी ने भी भेज दिया, तो आपको अक्सर बोला जाता है ना कि कोई एडवर्टीजमेंट वाला या कोई लॉटरी वाला या ऐसा कुछ मेल आ रहा है जिसके अंदर लिंक है, उसको आप क्लिक मत कीजिए। इसलिए क्लिक मत कीजिए क्योंकि वहां जब आप क्लिक करोगे तो उसके पीछे एक वायरस हो सकता है जो आपके सिस्टम में उस मेल के जरिए आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो ये जीमेल का या जो भी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक फैसिलिटी होता है कि वो क्या करता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा इसके अंदर मेल है, इस मेल के अंदर क्या है, यहाँ पर वायरस हो सकता है, इसके अंदर अननोन लिंक है, आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा। तो वो या कोई ऐसा मेल आ रहा है जो बहुत सारे लोगों के पास सेम मिल गया है, तो ये जीमेल उसको डिटेक्ट करता है और उसको किस फोल्डर में रखता है, स्पैम में रखता है, ठीक है। तो स्पैम नामक एक फोल्डर है जिसके अंदर जंक मेल्स जो आपको हानिकारक पहुंचा सकते हैं, जो आपके यूज का नहीं है, वो स्पैम के अंदर में वो सारा चीज रहता है। ट्रैश के अंदर जो रहता है वो डिलीटेड, डिलीटेड मेल्स रहते हैं, ठीक है, डिलीटेड मेल्स रहते हैं फॉर 30 डेज, ठीक है, फॉर 30 डेज, उसके बाद से वहां से वो डिलीट होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। होप सो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां से आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से किसी को क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो इसको हटा दो, ये आप लोगों के लिए नहीं है, फिर ज्यादा हाइप हो जाएगा। अच्छा एक चीज तो मैंने बताया नहीं, ये जो है कंपोज, कंपोज का मतलब होता है न्यू मेल क्रिएट करना, ठीक है, न्यू मेल क्रिएट करना। अगर आपको किसी को मेल भेजना है, भेजना है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, क्रिएट करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जैसे आप कहाँ गए, कंपोज पे गए, जैसे आप यहाँ पर कंपोज पर गए, कंपोज करोगे तो न्यू मेल आ गया, तो टू में जिसे भेजना है, जिसे भेजना है उसका, उसका ईमेल आईडी, ठीक है, उसका ईमेल आईडी कहां जाएगा, ठीक।
आपका तो अपना कुछ देना है नहीं, क्योंकि आपने अपने लॉगिन अपने आईडी से लॉगिन किया ही है, तो आपको अपना एड्रेस कहीं पे देना नहीं रहता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कार्बन कॉपी। ठीक है, अब कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कार्बन कॉपी बेसिकली किसके लिए रखता है? लूप में रखने के लिए। लूप में रखने के लिए क्या मतलब हो गया सर, लूप में रखने के लिए? जैसे मान लो कि मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं, और मेरे अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, और मेरे ऊपर भी मेरे सीनियर्स हैं। ठीक है, मेरे सीनियर ने मुझे कुछ आदेश दिया कि भाई आप एक काम कर लो, अपने टीममेट से ये काम कर लो और मुझे पल पल का रिपोर्ट देते रहना। तो मैं क्या करूंगा, ऑफिशियल कोई भी काम होता है तो वो मेल के जरिए होता है, ध्यान रखना, व्हाट्सएप वगैरह ऑफिशियल चीजों के लिए नहीं यूज होता है। तो मेल के जरिए, तो अब मैं जो अपने जूनियर्स को मेल भेजूंगा कि भाई ये काम है, इसका रिपोर्ट बताओ क्या है, तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे मैनेजर है, जो मेरे सीनियर है, मैं उनका भी एड्रेस यहाँ पे भी क्या होता है, जिनको लूप में रखने के लिए उनका भी ईमेल एड्रेस, उनका भी ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जितना भी चीज मैं दूसरों को भेज रहा हूं, ये सारा चीज इनको भी लूप में मिलता रहे, सो दैट इनकी निगरानी में सारी चीजें हो। ठीक है, तब मैं उसको रखता हूं कार्बन कॉपी में। तो ऑफिस वर्क जितना भी होता है, तो यहाँ कार्बन कॉपी में मेंशन किया जाता है अपने सीनियर को। ठीक है, तो कि उनको भी पता चलता रहे कि ये मेल और किसको किसको गया है और कहां तक इस पे काम पहुंचा है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? जो कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी का मतलब जो सेम मेल आपने दूसरों को भेजा है उसको ब्लाइंड कर देना। मतलब यहां पर आपको क्या होगा, जैसे आपने 100 लोगों को भेजा है, ठीक है, तो कार्बन कॉपी में रखोगे तो 100 लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये बाकी लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें पता चल जाएगा कि बाकी लोगों को मिला है कार्बन कॉपी में। ठीक है, तो लोगों को लगता है अच्छा ये मैसेज तो सीनियर के पास भी गया है, मतलब हमें काम करना पड़ेगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बेसिकली वहां पे यूज होता है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट आपको भेज रहा है, कोई लॉटरी वाला भेज रहा है, जैसे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे 1,000 लोगों को भेजेगा। तो 1,000 आपको लगेगा कि मेल सिर्फ मेरे पास आया है, बाकी लोगों के पास नहीं आया, तो बाकी लोगों को क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, बाकी लोगों का आईडी छुपा दिया। ठीक है, बट गया वो हजारों लोगों के पास है। ठीक है, तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर जो है ना, कि कंटेंट किस तरह का है, कंटेंट किस तरह का है। ठीक है, जैसे एक कहावत सुना होगा, लिफाफा देख के मजमून क्या है वो पता कर लेते हैं। तो कंटेंट किस तरह का है वो आपका सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है। तो सब्जेक्ट आपके पूरे कंटेंट को डिफाइन करता है, और ये होता है आपका बॉडी। यहां पर आप बॉडी का मतलब, यहां पर आप पूरा अपना कंटेंट लिखते हो, जो भी आपको लिखना है, और यहां पर आप उसका सब्जेक्ट देते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग विषय। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो विषय देते हैं ना, कि भाई आज हमें छुट्टी चाहिए, तो वो है। तो अब आपको पता है कि छुट्टी चाहिए, तो पूरा जो कंटेंट होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये होता है आपका अटैचमेंट। ये जो है ना, ये आपका अटैचमेंट है। ठीक है, ये आपका स्माइली है। ठीक है, ये आपका ड्राइव है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो होप्स आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी कि मेल हम कैसे भेज सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है हमारे मेल के अंदर में, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने, जैसे हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर में हेडर एंड फुटर होता है ना, तो वैसे आप अपने मेल के अंदर में भी अपना बॉटम पे या कहीं पर भी चाहो कि मेरा डेजिग्नेशन, मेरा नाम, वो हर मेल, जिसको भी मैं मेल कहूं, वो हर मेल के अंदर में चला जाए सभी को, कि जो भी कंटेंट मैंने लिखा और नीचे में मेरा पूरा डिजिग्नेशन उस पर चला जाए। मैं हर मेल के साथ इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखना चाहता हूं। तो अपना मेल के साथ अगर आप कुछ भेज रहे हो और चाहते हो कि हर मेल के साथ ये चीजें दूसरों तक भी जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए एक सिग्नेचर ऑप्शन होता है जनरल। जब आप सेटिंग में जाओगे तो जनरल यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जब आप नीचे जाओगे तो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आप जो भी कंटेंट अपना लिखोगे, वो लिख कर आप उसको नया क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। तो जिसको भी मेल भेजोगे, तो जो भी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो, वो आपका मेल आईडी के नीचे में आपका डेजिग्नेशन वगैरह ये सेम चीज उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो, बहुत सारे मेल आपने देखा होगा नीचे डेजिग्नेशन लिखा रहता है कि हाँ भाई ये बैंक मैनेजर है, यहाँ पर इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीजें। तो ऑफिसेस में ज्यादा यूज होता है, नॉर्मल लेवल पे हम लोग यूज नहीं करते। तो इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कैसे यूज करते हैं, तो सिग्नेचर इज द टर्म। ठीक है, सिग्नेचर इज द टर्म। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं, और एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, जब हम लोग किसी नेटवर्क को यूज करते हैं, तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोई नेटवर्क यूज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा नेटवर्क काम करता है। तो मेल को भेजने के लिए भी, मेल को रिसीव करने के लिए भी हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
तो मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है एसएमटीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टू सेंड ईमेल्स, ईमेल भेजने के लिए। अब रिसीव करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, 3 इज द वर्जन, ये क्या है, ये आपका वर्जन है, ठीक है। ठीक, रिसीव ईमेल करने के लिए, और एक होता है आईमैप, जिसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी रिसीव करने के लिए होता है। मतलब रिसीविंग एंड पे दो प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और सेंडिंग टाइप में यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है। एक होता है एमआईएमई, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये जितना नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट होता है, मतलब जैसे मान लो हम कोई वीडियो अटैच करके भेज रहे हैं, तो ये जो हमारे पास वीडियो अटैच होके जा रहा है, या फिर फोटो अटैच होके जा रहा है, या ऑडियो अटैच होके जा रहा है, जो अटैचमेंट के माध्यम से हम अटैच कर रहे हैं, तो इसको भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो एमआईएमई यूज होता है। अब काम कैसे करता है समझ लो। देखो, ये मान लो हमारा एक नेटवर्क है, ये मान लो हमारा दूसरा एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क है, ये अलग किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहा होगा, ये अलग कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेंडर है, ठीक है, सेंडर का कंप्यूटर है। ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है, ये हमारे पास रिसीवर का कंप्यूटर है, ठीक। सेंडर जब आपको, सेंडर किसी नेटवर्क के जरिए ही, ये सेंडर किससे जुड़ा होगा, इस नेटवर्क से जुड़ा होगा, ये रिसीवर इस नेटवर्क से जुड़ा होगा, ठीक है। तो जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, जो ये यहां से यहां जा रहा है, ये होता है आपका एसएमटीपी, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये अब जो नेटवर्क में यहां पर जो ये नेटवर्क पे रिसीव हुआ है, जिससे ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है, अब जो ये आप क्या करेगा, ये रिसीविंग एंड पर आएगा, ठीक है। मतलब ये यहां से भेजा तो एसएमटीपी, अब ये जो इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में आ रहा है, अब रिसीविंग का काम हो रहा है, तो ये यहां से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तब वहां पर काम करता है आपका आई मैप, तब यहां पे काम कौन करता है, आई मैप काम करता है, ठीक है। आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये सर्वर पे आ चुका है, उसके मेल आईडी में आ चुका है, ठीक है। अब जो वो अपने सिस्टम में एक्सेस करेगा, ये जो अपने सिस्टम में एक्सेस करेगा, तब यहां से यहां अपने सर्वर से लेकर यहां तक आने के लिए जो उसको रिसीविंग एंड पे जो जरूरत पड़ेगा, वो करेगा POP3 यूज करेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और मेल भेजने के लिए क्या यूज करते हैं, मेल को रिसीव करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो मेल रिसीविंग एंड पे दो, भेजने के लिए एक एसएमटीपी, और जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कैसे क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें आपकी कहलाती है, यहाँ पर प्रोटोकॉल कहलाती है। होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और इसी के साथ एक थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर हूं तो ब्राउजर के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ब्राउजर था ना, ब्राउजर के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ब्राउजर है ना, ये हमारे पास ब्राउजर है। मैंने आपको बताया था कि HTTP के फॉर्मेट में, HTTP हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर www डॉट, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा facebook.com, facebook.com हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हमारा ब्राउजर है। अब यहाँ पे जैसे आप लिखोगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका HTTP आ जाता है, ठीक है। HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये आपका ब्राउजिंग एंड पे है, अब आप इसके माध्यम से कहां भेजोगे, सर्वर पे भेजोगे, कुछ ब्राउजर के माध्यम से ही सर्वर पे आपको रिक्वेस्ट भेजते हो ना। तो ये HTTP का मतलब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ये आपका एक ब्राउजर है। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम क्या करता है, जितने भी, ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, सारे जितने भी सर्वर्स हैं कनेक्ट करता है। मतलब सारे सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हो, ये काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। समझ में आ गया। आप वर्ल्ड वाइड वेब से क्या करो, www.facebook.com, हमें फेसबुक का सर्वर क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ये रिक्वेस्ट उसके पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो ये www के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब 1989 या 1990 में www आया, तो उसके बाद से जो ब्राउजिंग है वो बहुत चेंज हो चुका है, मतलब बहुत आसान हो गया। और www का इसी का एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम, HTTP जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये वेब पेजेस एक्सेस करता है। अब हम सर्वर पे जाके, क्योंकि वेबसाइट हमें चाहिए, तो सर्वर पे क्या है,
सर्वर पे यूआरएल के अंदर में किसी वेबसाइट का लोकेशन है, किसी वेब पेज का लोकेशन है। तो उस लोकेशन से जो वेब पेज आपके पास आ रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? ये एचटीटीपी के माध्यम से होता है। ठीक है, पहले सर्वर कनेक्ट करो, अब सर्वर के ऊपर में जो वेबसाइट है, जो वेब पेजेस है, उसको एक्सेस करने का काम कौन करता है? एचटीटीपी करता है। समझ में आ गया? जब हमें कुछ ऐसा सिक्योर वाला करना रहता है ना, एचटीटीपीएस हम लोग यूज करते हैं फॉर सिक्योर, फॉर सिक्योरिटी। जैसे बैंक वगैरह, लाइक बैंक, जैसे आप बैंक का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे, वेबसाइट, तो उसमें रहेगा एचटीटीपीएस, जहां पे एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एचटीटीपीएस दिखे, इसका मतलब वहां पर हम ज्यादा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और वहां पर उसका मतलब होता है सिक्योर। होप से समझ में आ गया होगा। डब्ल्यू 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 क्या है? एक आपका क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा प्रोटोकॉल या एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से जितने भी सर्वर हैं वो सब एक्सेसिबल होते हैं, सभी सर्वर को वो कनेक्ट कर सकता है। और उसी www का एक अपना फीचर होता है, एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एचटीटीपी। ये एचटीटीपी का काम होता है जो उस सर्वर पे जो वेब पेज पड़ा हुआ है, पिछला सेशन याद करना, जो वेब पेज पड़ा हुआ है उस वेब पेज को आपके सिस्टम तक लाना, यानी वेब पेजेस को एक्सेस करना, ये काम होता है एचटीटीपी का। होप सो क्लियर होगा ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अब क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा जल्दी बताऊं, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको काफी बता दिया है, और यहाँ पर आप सभी का जो जवाब है वो एकदम रैपिड फायर जवाब आना चाहिए, एकदम रैपिड फायर। ठीक है, यूआरएल के बारे में मैंने बताया था, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। होता क्या है? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? नहीं। अ टाइप ऑफ वेब सर्वर? नहीं। द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द www। तो www का मतलब क्या? जो सारे सिस्टम या सारे सर्वर का जो कनेक्शन उसके पास है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ना, कंसोर्टियम ऑफ सर्वर्स बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये जो www है उसमें वो पेज कहां पे पड़ा हुआ है, उसी का एड्रेस होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। एवरीवन फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट अनदर पेज ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर कौन सा ऐसा फैसिलिटी है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करता है, या दूसरे पेज पे पॉपअप? जब भी आप देखोगे एक पेज से दूसरे पेज में पॉपअप, उसको बोलते हैं हम लोग पॉपअप करना। ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? पॉपअप बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट भी होता है, हाइपर लिंक भी बोलते हैं हम लोग, हॉट लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा नाम है इसका। तो यहाँ पर जो होगा ये होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, जीआईएफ में हो सकता है, एक्सेल के अंदर हो सकता है, तो कहीं पर भी आप हाइपर टेक्स्ट यूज कर सकते हो। हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो आपको मैंने बताया था कौन थे। क्या वो विंडसर्फ थे, स्टीव जॉब्स थे, जॉन मैकार्थी थे, डेनिस रिची थे? तो डेनिस रिची ने क्या बनाया था? सी लैंग्वेज बनाया था इन 1972। ठीक है, जॉन मैकार्थी जो है वो फादर ऑफ एआई कहलाते हैं। स्टीव जॉब्स जो है वो आपका फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी है। और स्टीव जॉब्स एप्पल के ही है ना? देख लेना इसको एक बार, एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है। विंडसर्फ जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट है। ठीक, एक बार कमेंट करके बता देना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आई गेस एप्पल ही होगा, आई गेस फादर ऑफ एप्पल ही होगा, लिख लेना। या फाउंडर ऑफ एप्पल लिख सकते हैं, एप्पल कंपनी, एप्पल को खाने वाला नहीं, कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब यूज इट्स ओन प्रोटोकॉल कॉल्ड। हमने क्या बोला? जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये अपना एक प्रोटोकॉल यूज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एचटीटीपी बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो होता है ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल, देखो मैं साथ साथ में आपका एब्रीविएशन भी लेके चल रहा हूं। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? जो भी फाइल या कुछ भी हम इंटरनेट पर सेंड या रिसीव करते हैं,
सेंड या रिसीव करते हैं। ठीक है, जो भी फाइल हम एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सब किसके माध्यम से होगा? एचटीटीपी के माध्यम से होता है। ठीक है, एचटीटीपी के माध्यम से होता है। ये जो टेलनेट है इसको बोलते हैं हम लोग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं इसको। ये काम आता है आपका रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट लॉगिन का मतलब क्या हो गया? एक जगह से बैठ के दूसरे के सिस्टम को एक्सेस कर पाना। तो ये भी तो एक किसी न किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होगा, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो हमने देखा था आईएसडीएन था, डीएसएल था, ब्रॉडबैंड था। ब्रॉडबैंड की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? जो मैक्सिमम स्पीड है इसका कितना था? तो 1 Gbps था, विच इज इक्विवेलेंट टू 1000 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये जो आईएसपी है, आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द इंटरनेट कनेक्शन। यही होता है जो ये सारी चीजों की फैसिलिटी हमें देता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा आंख जो है ना वो काफी जल रहा है। ठीक है, तो आई डोंट नो ये हुआ क्या है। द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसलिए मुझे बार बार थोड़ा सा अपने चश्मे को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम टू रिट्रीव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, हर जगह आपको वर्ल्ड वाइड वेब मिलेगा क्योंकि आपका जो डेटा है वो किसी ना किसी सर्वर पे होगा। सर्वर को एक्सेस करने का काम होता है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब का। अगेंस्ट द यूजर्स क्वेरी, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यूजर के क्वेरी की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी चीज का एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं जाके लिखूंगा लॉजिकल शाकिर। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि लॉजिकल शाकिर नाम का क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है अच्छा लॉजिकल शाकिर पे क्लासेस होते हैं। मैं जाके लिखूंगा गूगल पे, ऐसे सर्च इंजन में जाके गूगल पे लॉजिकल शाकिर। ठीक है, अब लॉजिकल शाकिर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे, अगर कोई वेबसाइट होगा तो वो आएगा, अगर कोई फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ होगा तो वो आएगा। तो मेरे क्वेरी के अकाउंट अकॉर्डिंग जितने अलग अलग सर्वर पे जहां पर भी मैंने लॉजिकल शाकिर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो सारी चीजें आपको एक्सेस करके वहां से दे देगा। अब आपको जिस भी वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन मिले वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्च इंजन बोलते हैं, राइट? दैट इज नोन एज सर्च इंजन। ठीक है, a computer on a network that request file from another computer is known as। एक कंप्यूटर किसी नेटवर्क के अंदर में जो रिक्वेस्ट करता है फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। हमने दो चीज पढ़ी थी, एक पढ़ा था क्लाइंट और एक पढ़ा था सर्वर। सर्वर का मतलब सर्विस देने वाला, ठीक है, और क्लाइंट का मतलब सर्विस लेने वाला। जिसको सर्विस चाहिए, तो जिसको सर्विस चाहिए तो वही तो रिक्वेस्ट करेगा, है ना? और जो सर्विस दे रहा है वो क्या करेगा? आपको रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या करेगा? वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो यहां क्या पूछ रहा है? जो एक नेटवर्क के अंदर में वैसा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है फाइल के लिए, तो रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट करता है आपका क्लाइंट, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, नाउ an application program that installed on user's computer to access web pages from server and display them on the screen is known as। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो क्या करे? आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो, यानी क्लाइंट हो, आपको वेब पेजेस एक्सेस करके दे, कहां से? सर्वर से, और आपके स्क्रीन पे ओरिजिनल फॉर्म में डिस्प्ले करे। ये कौन होता है? सर्वर तो होता नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं है, तो ये कौन होता है? ये आपका ब्राउजर होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग डीबीएमएस फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको नोट डाउन कर ले। तो ब्राउजर ही के माध्यम से हम लोग करते हैं। अगर ब्राउजर नहीं है तो हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। The US Department of Defense laid the foundation of the internet with the network called। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसने एक इंटरनेट बनाया था, उसका नाम क्या था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, यहां पे हम बात करते हैं, इसका नाम था अर्पानेट। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म है इंटरनेट, इंटरनेट आपका क्या हो गया? वाइड हो गया। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक, दूसरा ये कैसा नेटवर्क है? पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी इंटरनेट यूज कर सकता है ना। क्या आपको इंटरनेट यूज करने में कोई बाउंडेशन है? अगर आप जाके बीएसएनएल का या जियो का इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हो और यूज करते हो, तो क्या सरकार आपको मना कर रही है? अगर आपको सरकार मना नहीं कर रही है या आपको अंदर लिमिटेशन नहीं लगा रही, इसका मतलब वो क्या है? पब्लिक। दो चीजें होती है, पब्लिक और प्राइवेट।
तो इंटरनेट क्या हो गया, पब्लिक हो गया। ठीक है, आप इसको वाइड तरीके से यूज कर सकते हो। आप यहां बैठ के यूएस का कोई डेटा यूज कर सकते हो, यूएस का कोई वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक आता है हमारे पास इंटरनेट, इंट्रानेट। ठीक है, एक आता है हमारे पास इंटरनेट। ये इंटरनेट ये होता है आपका प्राइवेट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहां पे मान लो मेरा ऑफिस है, मान लो मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस है। ठीक है, मैं कल को एक लॉजिकल शाकिर नाम का एक ऑफिस बना लेता हूँ, तो उस पे एम्प्लॉय होंगे। मैं चाहूंगा कि इसके अंदर एक सर्वर हो अपना, और इसके जो एम्प्लॉय हैं वो ही इस सर्वर को एक्सेस कर पाए, और इसके जो डेटा है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहे, कोई बाहर वाला आकर इस डेटा को यूज ना करे। तब मैं उसको बोलूंगा इंट्रानेट। क्या बोलूंगा, इंट्रानेट। मतलब विद इन अ लिमिटेशन इसको हम लोग काम कर रहे हैं, इसको पब्लिक हमने नहीं किया है। यानी ये कैसा होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, और एक फिक्स लोकेशन में, यानी एक लिमिटेशन के साथ सिर्फ उसी को यूज करने की फैसिलिटी मिलेगा जो उसको यूज कर पाएगा, और कहीं ना कहीं जिसको परमिशन है, और कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड से बेस्ड होगा। यानी अगर आपको कुछ सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आपको उसी लोकेशन पे आप सेंड कर सकते हो। पब्लिकली आप इसको बाहर से जाके कोई एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट ही होता है, एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट ही होता है, लेकिन फर्क क्या है, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमारे पास सैमसंग एक कंपनी है ना, ठीक है, और एक कंपनी हमारे पास सोनी है। ये मोबाइल बना रही है, ये कैमरा बना रहा है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई आ जाता है, कोई मोबाइल, ठीक है, अल्ट्रा, कितना है, कितना था, जो भी था, S26 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अल्ट्रा S26 आने वाला है मार्केट में, सपोज कर लो। तो इसके अंदर इसको सोनी का कैमरा चाहिए। तो सैमसंग के जो इंप्लॉई हैं उनका अपना एक इंटरनेट होगा, सोनी के अंदर जो इंप्लॉय हैं उनका अपना एक इंट्रानेट होगा, यानी वही सब यूज कर पा रहे होंगे। लेकिन जब इस प्रोडक्ट के लिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, टाई अप हो गया है, सैमसंग और सोनी मिलकर काम करना चाहता है, तो कुछ वक्त के लिए, जब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाता, कुछ वक्त के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तब क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में क्या करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा, कि हाँ ठीक है भाई, आपके जो एम्प्लॉय इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आकर इस हमारे सिस्टम, हमारा जो एरिया है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारा है वो आपके यहां जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो जो परमिशन के साथ थोड़ा सा क्या किया, बढ़ाया, परमिशन के साथ क्या किया, थोड़ा सा एरिया बढ़ाया। इन दोनों के अलावा आप किसी तीसरे को यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है कि हम आप जाके उसके सिस्टम को या उसके सर्वर को एक्सेस कर पाए। ठीक है, वो सिर्फ उसके एम्प्लॉय करेंगे। तो जो इंट्रानेट की जो फैसिलिटीज बढ़ी दूसरों तक अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रानेट। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा दे रहा है। तो दोनों है इंट्रानेट इंडिविजुअली, लेकिन जब दोनों कंबाइंड होकर कोई काम करेगा, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, जो आपका पब्लिक है, वो हर कोई यूज कर सकता है। ठीक, अर्पानेट इज, जो अर्पानेट है, जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग। जो अर्पानेट है वो क्या है, तो अर्पानेट 1969 में बना था, आपको पता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, सो ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एक बार जोर से देख लेना। बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड वायरलेस हेडफोन। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या यूज करते हैं हम लोग, कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर करना है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लूटूथ ही तो यूज करते हैं। 10 मीटर तक इसका रेंज है, लगभग 10 मीटर, है ना। कि अब जैसे ब्लूटूथ से हमने हेडफोन लगा लिया, मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये जो शेयरिंग हो रहा है डेटा का, उसमें भी तो डेटा का शेयरिंग हो रहा है, ये भी तो एक तरह का नेटवर्किंग है। तो ये क्या हो गया, ये जो ब्लूटूथ है ये क्या हो गया, एक तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, ध्यान देना, वायरलेस फिडिलिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ये मैंने बता दिया था। इथरनेट जो होता है एक तरह का केबल सिस्टम होता है फॉर कनेक्शन
इन लोकल एरिया नेटवर्क लैन। जब एक लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, सॉरी, जब एक लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो केबल यूज करते हैं वो होता है ईथरनेट। और इसके सामने एक आगे में मुंह पर एक क्लिप टाइप का बना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग RJ45। ठीक है, RJ45 यूज होता है। आगे देखा क्लिप टाइप का एक बना होता है, अगर यहाँ पर होता तो मैं दिखाता आपको। थोड़ा दूर में है, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इथरनेट मतलब एक केबल सिस्टम है जो लोकल एरिया नेटवर्क में सारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। What is the term for a small text file stored on a user's computer by website to track user activity and presence preferences? क्या बोला, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो सर्वर की तरफ से आपको भेजा जाता है, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, कहाँ, आपके सिस्टम के अंदर में, जिसके अंदर आपकी जो रिसेंट एक्टिविटीज है वो स्टोर होके रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वायरस बोलते हैं? नहीं, वायरस नहीं बोलते। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुकीज बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है, कुकीज बोलते हैं। ठीक है, राउटर ये आपका नेटवर्क डिवाइस में काम करता है, ये एक तरह का क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। ठीक, कहाँ यूज होता है? तो ये आपका नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर में यूज होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में। ये हम लोग आगे चल के जब हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। फायरवॉल के बारे में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बताया है। ये आपको अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकता है ना। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो फायरवॉल वहां पर एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ना नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर रिसेंटली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिसेंटली जो एक वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? तो सफारी नहीं है भाई, ये एप्पल का है, ध्यान रखना है। एप्पल का है और ये पेड है, या यूं कहें कि आपका फ्री नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। फायरफॉक्स ये आपका मोजिला का है, ये आपका मोजिला का है, और ये आपका ओपन सोर्स है, ध्यान रखना। ये आपका क्या है? ओपन सोर्स है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, जो 2015 में आया था, और बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10, विंडोज 10 के साथ बाय डिफॉल्ट आया था माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चला करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास सोशली आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमें सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों तक पहुंच सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया। तो फेसबुक है, तो फेसबुक जो है वो एक कंपनी है, मेटा, है ना। मेटा का एक प्रोडक्ट है फेसबुक। इसी मेटा का प्रोडक्ट कौन कौन सा है? जैसे फेसबुक है, ठीक है, इंस्टा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थ्रेड। ये अलग अलग क्या है? एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये क्या हो गया? मेटा एक तरह का कंपनी हो गया, इसी का अलग अलग प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभी मेटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंक्डइन आपको बेसिकली जॉब प्रोफाइल्स के लिए होते हैं। मतलब जैसे हम लोग फेसबुक पे यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से लिंक्डइन एक आपका ऐसा है कि आपको, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो जुड़ना चाहते हो कि कौन कौन से लोग जॉब कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। वहां भी आप चैट वगैरह कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो जॉब में है या जॉब सर्च कर रहे हैं। फायरफॉक्स ये आपका ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। और एक्स जो ओल्ड नेम था आपका ट्विटर, उसका नाम एक्स है। जो इसके जो ओनर है वो कौन है? अभी जो एक्स के ओनर है वो ओनर कौन है आपका? क्या नाम था जी? एलन एलॉन मस्क, है ना, एलॉन मस्क। इनकी जो कंपनी है वो क्या नाम है? टेस्ला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस? आज ही मैंने आप लोगों को बताया है क्लाउड सर्विसेज। इनमें से कौन सा है जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस के लिए पॉपुलर कंपनी नहीं है? मतलब ऑन डिमांड तो गूगल ड्राइव तो है ना, गूगल ड्राइव गूगल द्वारा। ड्रॉप बॉक्स भी है, इसके अंदर भी हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं। वन ड्राइव भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आपका एक क्लाउड सर्विस नहीं है। तो इंस्टाग्राम आपका मेटा का एक क्या है? सोशल नेटवर्किंग, है ना, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, जहां पर आप लोगों से चैट कर सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये सारी चीजें। हाइपरलिंक कैन बी, ये जो हमारा हाइपरलिंक है ये क्या क्या हो सकता है, तो भाई हमने बताया कि हाइपरलिंक कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ इमेजेस हो सकता है, आपने कुछ ड्रॉ किया उसके पीछे कोडिंग कर दो, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है, सेल्स को मर्ज करके या कई सारे सेल में आप उसको लिंक कर सकते हो, पिक्चर्स हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। ठीक है, विच अमंग दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है, तो क्रोम है हमारे पास वेब ब्राउजर, ओपेरा है हमारे पास वेब ब्राउजर, नेटसर्फ है हमारे पास वेब ब्राउजर। ये आपका जीमेल क्या है, जीमेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचटीएमएल क्या है भाई, एक तरह का आपका स्टैटिक लैंग्वेज है, स्टैटिक या स्टैटिक बोलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। किसके लिए यूज करते हैं, वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए इसमें यूज करते हैं हम लोग एचटीएमएल। एक और आता है आपका सीएसएस, जिसको बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये डिजाइनिंग के लिए होता है बेसिकली। जैसे मान लो मुझे ये डिजाइन करना है, मैं चाहता हूं कि मैं आप मेरे वेबसाइट पे आओ, आपको ये बॉटल दिखाई दे, ठीक है, आपको ये बॉटल दिखाई दे, लेकिन ये बॉटल तो मैं बनाऊंगा ना, ये बॉटल मैं बनाऊंगा, कोडिंग करूंगा, तो इसके पीछे मैंने कोडिंग किया एचटीएमएल में, ठीक है, और इसके पीछे मैंने कोडिंग किया सीएसएस में। अब सीएसएस में कोडिंग करने का मतलब ये आपको फिजिकल, ये आपको क्या रखेगा, इसका डिजाइन दिखेगा, इसका शेप दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो जो शेप वगैरह दिखाते हैं या जो लुक फ्रंट एंड पे जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, उसका कैसा डिजाइनिंग होगा, कहाँ पे लोगो वगैरह होगा, वो सब चीज आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट में होता है। ठीक है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट से, ये भी एक तरह का लैंग्वेज है, इससे आप क्या कर सकते हो, बेहतर दिखा सकते हो। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपरटेक्स्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है। देखो वेब ब्राउजर से कई बार क्वेश्चंस रिपीटेशन मोड में आए हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा के, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एज है। जो गूगल है, गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन, मैंने आपको बताया था कई बार, सर्च इंजन है, सर्च इंजन में आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच इंटरनेट ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय मोजिला कॉर्पोरेशन, जो मोजिला कंपनी है, मोजिला कंपनी द्वारा बनाया हुआ कौन सा वेब ब्राउजर इनमें से है, तो गूगल क्रोम नहीं है भाई, सफारी आपका एप्पल का है, जो फायरफॉक्स है मोजिला फायरफॉक्स, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट का एक सर्च इंजन है। तो ध्यान देना, सर्च इंजन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ब्राउजर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन है, तो लिनक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याहू आपका सर्च इंजन है, जी हाँ हमने देखा था सर्च इंजन है। ठीक है, एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ध्यान देना ये जो याहू है आपका एक तरह सर्च इंजन है। उसी तरह से आपका याहू है, बिंग है, बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी आपका सर्च इंजन है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सर्च इंजन, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन। व्हाट डज द टर्म एचटीटीपी स्टैंड फॉर इन द वेबसाइट यूआरएल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है जब हम किसी यूआरएल के अंदर में यूज करते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यही अगर हमारे पास रहे एचटीटीपीएस रहे, तब इस एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमें सिक्योरिटी देना हो, जैसे आपका बैंक वगैरह का जहां पे यूज होता है, ट्रांजैक्शन जहां पर यूज होगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किसके यूज के लिए होता है, तो लोकल कंप्यूटर ओनली, नहीं भाई, लोकल कंप्यूटर में तो हमारा सिस्टम है ही। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि हम क्या यूज करते हैं, सर्वर पे यूज करते हैं, यानी इंटरनेट पे यूज करते हैं, पेन ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, क्या होगा, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, तो एमएस पेंट तो नहीं है, एमएस पेंट नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, आपका नोटपैड नहीं है, आपका क्या है, गूगल ड्राइव इज दी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अच्छा, एमएस पेंट के बारे में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एमएस पेंट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और ये आपका जैसे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम विंडोज कोई भी
ठीक है, जैसे हम कोई विंडोज इंस्टॉल करेंगे उसके साथ एमएस पेंट ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, एमएस पेंट के बारे में और क्या पॉइंट है, अलग से इंस्टॉल्ड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपने एमएस पेंट को इंस्टॉल किया हो जाके इससे, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर से जाके आपने उसको इंस्टॉल किया हो, ये ऑलरेडी आपका एमएस पेंट उसमें रहता है। यार ये आंख में ना कुछ ज्यादा ही जलन हो रहा है मेरे, मैं जल्दी से आप सेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है, सो दैट आपका इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। काफी ज्यादा जल रहा है आंख मेरा। इन क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है? क्या वो लोकल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है? क्या वो लोकल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है? नहीं भाई। क्या वो रैम के अंदर स्टोर होता है? नहीं भाई। वो जब भी होगा कहाँ होगा? सर्वर्स पे होगा। ठीक है, रिमोट कहने का मतलब वो आपका सर्वर नहीं, आपने किसी और का सर्वर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और सीडी रोम ये आपका स्टोरेज है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, है ना। आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। जब भी रोम आ जाएगा रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। जो पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होकर आपके पास आया है, तो जब भी ओरिजिनल कोई सॉफ्टवेयर मिलता है ना, वो हमेशा सीडी रोम में ही मिलता है। ठीक है, ध्यान देना। SaaS स्टैंड फॉर, तो हमारे पास एक चीज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जो तीन तरह के सर्विसेज हमने देखा, क्या देखा? IaaS देखा, PaaS देखा। इन दोनों का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे क्या लिखिएगा? फुल फॉर्म आपके पास होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना। इन दोनों का फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क दिया है, इन दोनों का। और सॉफ्टवेयर, इसका क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो भी आप यूज कर रहे हो, हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं एज अ कॉमन यूजर? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करते हैं, कि हमें बस ये सर्विस आप प्रोवाइड कर दीजिए, इसकी वजह से आप कुछ पैसे ले लीजिए। कुछ एग्जांपल्स हमने क्लाउड सर्विसेज के अंदर में प्रीवियसली, मतलब इसी सेशन के अंदर में देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर नहीं है? ठीक है, इज नॉट अ फीचर ऑफ, तो ऑन डिमांड सर्विस तो होता है, ये तो होता है, स्केलेबिलिटी भी होता है, इंटरनेट एक्सेस भी होता है। तो ये फीचर हम लोग इसलिए इस्तेमाल ही करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि उतना सारा सेटअप अगर मैं अपना खुद का बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट भागेगा। इसलिए मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा जिस जो मुझे ये सर्विस दे रहा है, और मुझे उसको मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा उसको पैसा दूंगा, चंद पैसा दूंगा सब्सक्रिप्शन का, और उसका वो सारा फैसिलिटी, पूरा मैनेजमेंट तक उसका मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हाई कॉस्ट इज नॉट द फीचर। क्या होता है कॉस्ट? लो कॉस्ट, है ना। लो कॉस्ट इज द फीचर, हाई कॉस्ट उसका फीचर नहीं होता। ठीक, गूगल शीट इज एन एग्जांपल ऑफ, गूगल शीट जैसे हम लोग वर्कशीट यूज करते हैं ना, उसी तरह से गूगल का एक क्लाउड सर्विस है गूगल शीट। तो गूगल शीट किसका होगा? तो गूगल शीट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं भाई? हमें वो सर्विस चाहिए, आपका शीट बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज है, सारा मैनेजमेंट है, सब कुछ है, हमें क्या चाहिए? हमें बस आप अपना सर्विस दे दो, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है गूगल शीट का, उसका सर्विस हमें आप प्रोवाइड कर दो। तो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज, इनमें से कौन सा है जो कंपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो आपको पता है गूगल ड्राइव, गूगल भी है, Amazon भी यूज करता है, Amazon का तो भाई आज के डेट में बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, सभी कंपनी यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टू चेक ईमेल्स, यूजर हैज टू क्लिक ऑन विच फोल्डर टू व्यू द रिसीव्ड ईमेल्स। अगर आपके पास रिसीव किए हुए ईमेल्स हैं तो आपको किस फोल्डर को चूज करना पड़ेगा? जल्दी से बताइएगा। आज का सेशन आई गेस 1.5 घंटे से ज्यादा का हो गया है ना, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल था। और इंटरनेट नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30% सिलेबस ये कवर करता है खुद का, मतलब 30% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दोगे। इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। जब आप ईमेल चेक करते हो और रिसीव ईमेल को चेक करना है, तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली बात है, आप इनबॉक्स में देखोगे कि आपको कौन सा रिसीव हुआ, तो इनबॉक्स में ही जाके देखते हैं हम लोग। ठीक है, यूजर कैन सेंड अ फाइल एज ईमेल यूजिंग, यूजर को अपना फाइल सेंड करना है एज एन ईमेल। कोई फाइल है जो आपको सेंड करना है,
हम फाइल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम जाएंगे तो टेक्स्ट लिखेंगे उसमें, लेकिन अगर कोई फाइल सेंड करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे। हमारे पास कोई फाइल है, हमारे पास कोई फोल्डर है, हम उसको अगर अटैच करेंगे तभी वो अटैचमेंट के साथ जाता है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? ईमेल के फाउंडर कौन है? तो बजारने स्ट्रॉस्टर जो थे वो आपके सी प्लस प्लस के थे। सी प्लस प्लस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास, ठीक है। स्टीव जॉब्स को मैंने आपको बता दिया, ये एप्पल के हैं। मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर ये शायद मोबाइल के हैं, देख लेना एक बार, जरूर से देख लेना। ये मोबाइल के मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और रे टॉमलिंसन इज द राइट आंसर। रे टॉमलिंसन जो है वो फाउंडर ऑफ ईमेल है, ठीक। एसएमटीपी, मेल सेंड करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल जो होता है वो एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट इज ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईमैप रिसीव करने के लिए होता है, मेल को क्या करना, मेल रिसीव करने के लिए, ठीक है, मेल को रिसीव करने के लिए। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, ठीक। नाउ व्हेन सेम मैसेज इज सेंड टू डिफरेंट यूजर्स, सेम मैसेज हम डिफरेंट यूजर्स को भेज रहे हैं बाया ईमेल, बाय ईमेल, देन फॉर सिक्योरिटी पर्पस दिस मैसेज गोज टू। हमने मैं कोई एक फ्रॉड हूं नहीं मैं कोई एक फ्रॉड हूं, मैंने 1000 लोगों को सेम मैसेज भेजा कि भाई ये लो तुम्हारा लॉटरी लग गया। और मैं कहां भेजूंगा, हर एक का एड्रेस कहां दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको कहां दूंगा, बीसीसी में दूंगा। सो दैट बाकी के 999 लोग जो है उसको ये लगे कि मेरे अलावा ये मैसेज और किसी को नहीं गया। लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, या जो यूजर जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है, जैसे जीमेल हो गया, या याहू हो गया, या रेडिफ मेल हो गया, या जो भी है, आउटलुक हो गया, ये जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेगा, अच्छा ये मेल तो बाकी लोगों के लिए भी गया है, या ये जो मेल है इसके अंदर कुछ ऐसे लिंक है जो हानिकारक हो सकता है, वो फौरन उसको कहां लेके भेज देगा, स्पैम में भेज देगा, ठीक है। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड द फॉलोइंग टू पार्ट्स इन ईमेल। ज्यादातर जो मोस्ट क्या, लगभग सभी जो है वो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिक ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम तो सब में होगा, क्योंकि आप जो भेज दो ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉडी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, बॉडी तो आप जो लिखोगे वही जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेट, डेट एंड, डेट एंड टाइम ऑल्सो, किस वक्त आपने मैसेज भेजा है, किस डेट में सामने गया है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। टू का मतलब तो आपको देना पड़ेगा कि जो डेस्टिनेशन पे किस एड्रेस पे जा रहा है, सब्जेक्ट भी आपको देना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जो है ये आपको देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू फेच मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स? फेच, फेच का मतलब लेना। जैसे रिसीवर एंड पे क्या करेगा, जो सेंडर है एसएमटीपी पे गया, फिर सर्वर से सर्वर कहां गया, आपका आईमैप पे गया, और फिर जो वहां से मेल बॉक्स से जो आप, मेल बॉक्स जो यूजर खोलेगा, वहां से जो आपके पास सिस्टम में आ रहा है मैसेज, वो कौन करेगा, तो वो करेगा आपका POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और वर्जन 3। इट एक्सचेंज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फाइल्स इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ओवर द ईमेल। हमने 3 प्रोटोकॉल की बात की थी, एसएमटीपी की बात की थी, POP3 की बात की थी, आईमैप की बात की थी। हमने बोला था जो भी नॉन टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जैसे आपको कुछ फाइल अटैच करना है, ऑडियो वीडियो, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो MIME यूज होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मुझे मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मल्टीमीडिया इंटरफेस करके कुछ है, मल्टीमीडिया इंटरनेट, आप एक बार देख लेना, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं भी भूल जाता हूँ। व्हाट इज BCC? BCC का मतलब क्या होता है, बार बार मैंने बताया आपको, ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड ब्लाइंड ब्लाइंड, ऑप्शन बस सी इज द राइट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप लोगों का यहाँ पे कमेंट नहीं आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपका कमेंट आता रहे। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे ढूंढ के दिखा दूं कहीं भी मिले, या पेड कोर्स में आप लोगों को यहाँ पे जेन्युइन एक कमेंट करना है कि अभी तक जो मैंने 13 क्लासेस या 14 क्लासेस लिए हैं, है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप मुझे ये बता देना, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पेड क्लासेस लिए होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और बता दो किसी ने इतने डिटेल में बताया हो तो, ठीक है। मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर डिटेल में मिला हो तो भी, नहीं मिला हो तो भी, क्योंकि मैं भी इस एनवायरनमेंट में, मैं भी 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ इस ऑनलाइन फील्ड में, मैं जान रहा हूँ कि किस लेवल तक का पढ़ाई कराया जाता है। और ये यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में ऐसा कंटेंट है
तो देख लो, बस उसके लिए चाहिए क्या है भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही तो है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और एक थैंक्स का ऑप्शन है, करना चाहो तो कर लो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल आईडीज इज इनवैलिड। अच्छा, यहां पर जो इनवैलिड करने का मतलब है, ईमेल आईडी की तो हमने बात कर ही ली थी। इनवैलिड करने का मतलब क्या हो गया, कि कौन सा ईमेल आईडी होगा जिसके अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स हो जाएंगे, या जो ईमेल बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटोकॉल है, वो फॉलो नहीं कर रहा। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा है जो ईमेल आईडी, स्टूडेंट, यहाँ अंडर स्कोर का यूज किया है, नंबर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका सही है, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट, ये भी आपका बिल्कुल सही है, एट द रेट भी यूज हुआ है, एट द रेट सब में यूज होना चाहिए। यूजर 123@gmail.com, ठीक है, ये भी आपका सही है। यहां पर देखो, ये यूजर नेम है, ये एट द रेट है, ये आपका डोमेन टाइप है, यहाँ पे क्या है, डोमेन, डोमेन नेम जो है वो, डोमेन नेम जो है वो मिसिंग है ना, डोमेन नेम मिसिंग है। और आपका 3 पार्ट होना चाहिए, यूजर नेम, एट द रेट, डोमेन नेम, डोमेन टाइप, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सेंड कर देगा आपको, इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन दे देगा। अब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में मत ढूंढना, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये फॉर एग्जाम्पल है कि जो मैंने पढ़ाया आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। टू फेच ईमेल्स फ्रॉम द लास्ट 2 days, ओवर, टू सेंड, टू फेच ईमेल्स फ्रॉम द लास्ट 2 days ओनली, विच क्वेरी इज करेक्ट। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ मेल्स बहुत पहले चले जाते हैं, हमें ढूंढना है कि भाई, जैसे हमारे पास जो है ना, जैसे मान लो आज कितना तारीख हो गया, आज कितना तारीख है, जितना भी है, चलो छोड़ो, कितना भी डेट है, मान लो आज ट्यूसडे है, ठीक है। आज वैसे दिन कौन, जैसे मान लो आज संडे है ना, संडे है, ठीक। संडे से पहले कौन कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा, और कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है, और कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा, ठीक। मैं चाहता हूं कि यहां से थर्सडे के बाद जितने मेल्स आए हैं आज तक, मैं चाहता हूं ये मेरे पास लास्ट 2 days से जितने भी मेल आए हैं, बस वही मेल मुझे दिखाई दे, उसके पहले का मेल मुझे नहीं दिखाई दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या लगा रहा हूँ, फिल्टर लगा रहा हूँ। क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें मुझे चाहिए, तो लास्ट 2 days। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इधर वाला छोड़ दो, इस 2 दिन के पहले जितना मेल आया है, तो ये ओल्ड में चला जाएगा और ये न्यू में चला जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, बेस लाइन हो गया। मतलब यहां पर हमने एक बेस लाइन बनाया, उसके पहले का चाहिए तो ओल्ड में चला जाएगा। हम मैं बोलूंगा कि 2 दिन से पहले, पिछले 2 दिन से पहले जितने मैसेजेस आए वही दिखाओ, 2 दिन वाला मेरे पास रिकॉर्ड है वो मत दिखाओ। दूसरा है कि मैं ये बोलूंगा कि 2 दिन के बाद जितने मैसेज आए हैं वही दिखाओ, ठीक है। तो 2 दिन के बाद मतलब न्यू, और उसके पहले मतलब ओल्ड, ठीक है। अब ये 2 दिन की जगह पे 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 150 दिन हो सकता है, 400 दिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डेज आप कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे दो का मतलब सिर्फ दो नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए, टू फेच, निकालना, फ्रॉम दी मेल लास्ट 2 days ओनली, सिर्फ पिछले 2 दिन का रिकॉर्ड चाहिए। तो ये जो 2 दिन पिछला है, ये मेरे पास बेस लाइन हो गया। अब सिर्फ 2 दिन का चाहिए, मतलब 2 दिन से अभी तक का चाहिए। मतलब मैं न्यू में जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा न्यूअर अंडर स्कोर देन, और यहाँ पे कॉलन दे दूंगा, कॉलन के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2D, ठीक है, 2D। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये वाला। अगर मुझे ओल्ड वाला चाहिए होता, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, न्यू वाला, है ना। अगर मुझे ओल्ड वाला चाहिए होता, तब मैं क्या करता, ओल्डर देन करता, 2 दिन से पहले वाला। मुझे 30 दिन का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ओल्डर देन, उसके अंडर स्कोर देन, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा, मैं लिखूंगा 30 और डी। 30 दिन से अभी तक का चाहिए, 30 दिन से अभी तक का चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, न्यूअर अंडर स्कोर देन, कॉलन, 30D, ठीक है। समझ में आ गई, ये उसका पैटर्न है स्पेसिफिक मेल को ढूंढने का। क्लियर हो गया। अदरवाइज आप सर्च में जाके, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर ईमेल चाहिए तो सर्च में जाके वो चीज लिखोगे तो वो भी आपको ढूंढ कर दे देता है। तो ये कुछ चीजें नहीं है। मिनिमम रिकमेंडेड लेंथ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब आप पासवर्ड बनाते हो तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं, तो पासवर्ड बनाने का रीजन क्या होता है, फॉर सिक्योरिटी, है ना, फॉर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, कि भाई और कोई आपका पासवर्ड यूज ना कर पाए, मतलब आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड जब भी बनाएंगे तो मिनिमम, पहला जो रूल है ये आपका क्या है, कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है, एटलीस्ट 1
अपर केस, अपर केस 1, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूं, एटलीस्ट, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, एटलीस्ट 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 सिंबल एंड एटलीस्ट 1 नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ये है तब जाके ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम रख दिया मैंने, फोन नंबर रख दिया मैंने, अपना डेट ऑफ बर्थ रख दिया, नहीं। पासवर्ड जब भी बनाओ कॉम्प्लेक्स बनाओ जो आपको याद रह जाए और दूसरे लोग उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये इतने फीचर्स होते हैं पासवर्ड बनाने के। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर होने ही चाहिए। आपका पासवर्ड जब भी होगा तो एक स्मॉल कैरेक्टर होना ही चाहिए। एक, कम से कम मैं बोल रहा हूं, कम से कम एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल एक नंबर होना चाहिए, कम से कम एक सिंबल होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस होना चाहिए। इन चारों चीजों को कॉम्बिनेशन से ही अगर आप बनाओगे तभी जाके आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएगा, अदरवाइज वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनमें से कौन सा है जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को डिफाइन करता है? पासवर्ड कंटेनिंग ओनली अल्फाबेट्स, नहीं भाई। अ शॉर्ट एंड इजी पासवर्ड, नहीं। जो आसानी से याद हो जाए वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स हो वही करना चाहिए। अ पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स, बिल्कुल। ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या है, सही है। पासवर्ड कंटेनिंग द यूजर्स नेम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड फॉलोज ऑल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रूल्स, इनमें से कौन सा पासवर्ड है जो सभी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क क्वेश्चन। अगर अभी जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया तो आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, और एक चीज जो मैंने और आपको बताया कि आपने चाहे पेड कोर्स लिया हो या यूट्यूब पे किसी और को फॉलो कर रहे हो, आप एक बार जेन्युइनली मुझे यहाँ पे लिख कर बताना कि जो कंटेंट आपको लॉजिकल शाकिर पे मिल रहा है वो कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपने और कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एकदम जेन्युइन फीडबैक देना। ठीक है, समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर से दीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए जो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहां पर ही समाप्त करेंगे। कल दोबारा से हमारी मुलाकात होगी और अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो नेटवर्क पे बात करेंगे। इंटरनेट ईमेल आपका कंप्लीट हो गया, विथ एमसीक्यूज हो गया, और जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे सब हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क में भी 2 दिन क्लास चलेगा, फिर हम लोग चलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी पर, यानी साइबर सिक्योरिटी। आपका सिलेबस खत्म, क्योंकि एब्रीवेशन हम लोगों ने साथ साथ में रखा। जो आपके शॉर्टकट कीज है वो साथ साथ में रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेशल केस एक शॉर्टकट कीज का लेंगे और एक एब्रीवेशन का लेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट, आराम से जाओ किसी भी एग्जाम में बैठो, 110% आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और अपना जेन्युइन कमेंट जरूर दे देना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, बाकी लोग लाइक और शेयर तो जरूर से कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।